10,000 की सेल्स करने में और 1 करोड़ की सेल्स करने में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता? मेरे साथ काम करना ना हेल है, हेल। आपसे एक टफ क्वेश्चन करो। हाँ बिल्कुल। आपके पास 60 सेकंड है और आपको 1 करोड़ की डील क्लोज करनी है, कैसे करोगे? मैंने ऐसे बहुत सारे कोचेस देखे हैं जो एक्चुअली जो वीडियोस में मैं देखती हूँ ना, उनकी वीडियोस सिर्फ कंटेंट है, इम्प्लीमेंटेशन पे वो ज़ीरो है। अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ प्रोडक्ट बनाते हो कि मुझे बेचना है, वो कंपनी सबसे पहले फेल होती है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट खुद छोड़ा कि मुझे अब वो 10% अप्रेजल पे काम नहीं करना। एक सवाल पूछूं आपसे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट यू मेड इन अ मंथ? मैक्सिमम इन अ मंथ। निधि, आपको क्या लगता है कि सेल्स वही कर सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, या कोई भी कर सकता है, या टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं सेल्स पे? हम फेल होते हैं जब एक फाउंडर सिर्फ पैसा बोलता है, प्रोडक्ट बेचो। आपने बहुत सारे स्टार्टअप में भी काम किया है, कंपनीज में भी काम किया है, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है कि मोस्टली कंपनीज फेल हो जाती है? फाउंडर्स कहते हैं सॉरी डोंट माइंड, मैंने ये किया। भाई तूने क्यों किया? तेरे पास टीम क्यों नहीं है? तेरा काम अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए और उसको रिव्यू करने पे होना चाहिए, बिकॉज यू आर द फाउंडर। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, भाई कुछ भी बेच सकते हो, कितने का भी बेच सकते हो। अमेज़ॉन पे गोबर बिक रहा है। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ धैर्य। वैसे ये फर्स्ट टाइम है जब मैं सीख रही हूँ, वरना यूजुअली मैं बोलती हूँ व्हेन इट कम्स टू सेल्स। मेरी जो ऑडियंस है ना, वो बहुत एम्बिशियस लोग हैं, मतलब बिजनेस ओनर्स। तो दे जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे 100 करोड़ 1000 करोड़ पे पहुंचना है। मुझे जितने टफ क्वेश्चंस दे सकते थे वो धैर्य ने दिए हैं, राइट? और सच में वही आंसर्स मिले हैं जो मैंने एक एजेंट लेवल से लेकर एक CEO तक की जर्नी में कवर किए हैं। ये वाला पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस गेस्ट को मैंने बुलाया है उनका नाम निधि है और उन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल करी है और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। इवन विवेक बिंद्रा, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जितने भी आप इंडस्ट्री में देखते हो उनके साथ इन्होंने काम किया है। और मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट में आप सीखोगे कि कैसे कंपनी को ग्रो करना है, कैसे सेल्स करनी है, कैसे हाई टिकट बेचना है, और बहुत सारी नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है। आई थिंक आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हो और पैसे बनाना चाहते हो, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट पॉडकास्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो निधि, वेलकम टू द DD शो। हाय, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया धैर्य, आप बताओ। मैं बहुत फर्स्ट क्लास हूँ और मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना इस कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री से आते हैं। सीरियसली। और आप 1000 करोड़ बना चुके हैं, मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर देखा है। ठीक है, तो आज तक आपने टोटल मिला के अभी तक कितनी सेल कर ली होगी लगभग? सेल्स की मैंने बात की है कि 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुके हूँ, दैट इज ग्रॉस। अमेजिंग। ऑलराइट, तो मेरी ऑडियंस आपको अभी जानती नहीं है। Yes. ठीक है, आप अभी नए चेहरा आए हो इन सोशल मीडिया, जी राइट? तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ कहाँ आपने काम किया, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सेल्स में कैसे है? जी। सो देखो धैर्य, मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड विद EXL सर्विसेज। EXL में आई हैव स्पेंड 3 years. So when EXL was on an initial stage, like 25-30 team members, so we used to work in Vikram Kapoor's office. मतलब उनका एक बेसमेंट था और उसमें हम लोग सारे काम करते थे। Now तो EXL has become a big company, but that point in time, working in EX or getting enrolled or employment in EXL, it was really tough. We had somewhere around 10 to 15 rounds of interviews, जिसमें आपके बहुत सारे काम करने पड़ते थे। After EXL, I joined Usha Group as a medical transcriptionist. That was again a tough job because you were listening to the doctors. जो US में डॉक्टर्स हैं, when they operate, वो अपने sutures और सीजर्स वो जो भी यूज़ करते हैं, they dictate. And what our job was to आप उसको ट्रांसक्राइब करके आप दे दो। तो ट्रांसक्राइब करने में यू शुड नो मेडिकल लैंग्वेज, यू शुड नो, एंड आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन पे काम किया। फिर उसके बाद आई जॉइंड ICICI बैंक, वर्क देयर फॉर 1 year. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इन्फोएज फ्रॉम हितेश सर। वहाँ पे देयर वाज अ प्रोसेस 99 acres. तो वहाँ पे 4 से 5 फाउंडिंग डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इन्फोएज हितेश सर के साथ बनाया था। सो उनके साथ मेरे को ये प्रोसेस सेट करना था 99 acres.
99 एकड़ सेट किया, फिर उसके बाद इन्फो एज के अंदर ही हम दूसरे प्रोसेस में मूव किए, जीवन साथी, फिर नौकरी इंटरनेशनल सेल्स. सो 7 years आई वर्क विद इन्फो एज. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर दे वांटेड मी टू सेट अ प्रोसेस फॉर टाइम्स जॉब्स एंड देन सिंपली मैरी. उसके बाद आई वर्क विद अ स्टार्टअप फॉर 5 years और देन आई अगेन गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टार्टअप फाउंडर, जहाँ पे अभी आई एम वर्किंग एज ए CEO. ओके, आपने बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी काम किया है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स. राइट. वो इन्फ्लुएंसर्स भी है, बिजनेस ओनर भी है. राइट. उनके बारे में अभी थोड़ा बहुत रिवील करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, कॉन्फिडेंशियल है? सी देखो, डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाहते हो. ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. राइट. मैं चाहता हूँ ना, मेरा जो पॉडकास्ट रहता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि लोगों को सिखाने के लिए कि वो बिजनेस बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे पहुँचेंगे. राइट. कि अगर आज वो 1 लाख रुपए बना रहे तो कल 1 करोड़ कैसे पहुँचाएंगे. तो हम पूरे इस फ्लो में लेके चलते हैं. जी. आपका सेल्स का एक्सपीरियंस है और मेरा सिस्टम प्रोसेस सेल्स का एक्सपीरियंस, तो हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीज़ें सीखेंगे, सीख सकते हैं. राइट. तो उसी कन्वर्जेशन को लेके चलते हैं. जब एक चीज़ लेते हैं, एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर लेते हैं कि अगर आज आप अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे तो आप क्या प्रोडक्ट बनाने का सोचोगे या किस में आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो चीज़ मुझे जाननी है. सी देखो, मैंने हमेशा यही देखा है कि मार्केट में लोग क्या मांग रहे हैं. हाँ, मेरे को सेल्स का एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से उतार सकती हूँ बिकॉज मुझे उसका बैक एंड प्रोसेस पता है, मुझे कस्टमर्स का इंटेंशन पता है, कस्टमर्स का नेचर पता है. तो मैं शायद एडटेक या फिर मनी मेकिंग मॉडल में जाऊंगी, जहाँ पर कस्टमर्स को या तो पैसा बना लें या फिर वो कुछ सीख लें और अपनी पर्सनल ब्रांड बना लें. दैट इज़ अमेजिंग. लेट्स शिफ्ट टू पर्सनल ब्रांड. अब मैं कंपनी की तरफ क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है. आपने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होगी उनका पैट आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कैक वगैरह, यू नो एवरीथिंग. लेकिन वहीं एक पर्सनल ब्रांड पे जाओगे तो यू विल गेट टू शॉक्ड कि कितना जाता है. इवन संजय भाई का भी अगर आप देखोगे, वो एडवर्टीजमेंट में 1 रुपया नहीं डाल रहे. एंड इवन मैं भी एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसा डालता नहीं हूँ. एंड हमारे 2 लाख हैं और मतलब 30-40 डील आराम से हर महीने हम क्लोज कर लेते हैं. सो दैट्स द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. और मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, अभी रितेश ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था कि जो इन फ्यूचर कंपनीज होने वाली हैं वो पर्सनल ब्रांड वाली होने वाली है, जो बिलियन तक भी पहुंचेगी. 5 लोगों के साथ आप $1 बिलियन कर रहे हो. दैट इज़ अ क्रेजी थिंग, राइट. सो लेट्स शिफ्ट दिस कंप्लीट पॉडकास्ट टू पर्सनल ब्रांडिंग एंड प्रॉफिट कैसे बनाएंगे एंड ऑनलाइन मनी मेकिंग समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन मनी में आपने बता दिया कि आप एडटेक कंपनी को लेके जाना चाहते हो, तो उसमें भी आप क्या प्रोडक्ट देखोगे अपने हिसाब से? सी एडटेक के अंदर आज की डेट में जो चल रहा है, मैंने जो देखा है, जितना मैं कस्टमर से इंटरेक्ट करती हूँ थ्रू वेबिनार्स, ज़्यादातर कस्टमर्स जब अपनी पर्सनल ब्रांड, एडटेक में भी पर्सनल ब्रांड के ऊपर आप बहुत सारे कोर्सेज बना सकते हो. जैसे ज़्यादातर कस्टमर्स जो कंप्लेन करते हैं, हमने उनको बोला फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइट. बहुत सारे कस्टमर्स के साथ हम ये बात करते हैं कि आप कोई भी कोर्स कर लो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो. कस्टमर को फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले यही नहीं पता कि मैं अपनी लीड कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा, कस्टमर एक्वायर कैसे करूँगा, कस्टमर एक्वायर हो गया तो उसके बाद उसे रिटेन कैसे करूँगा, रिटेन करने के बाद सर्विसेज कैसे दूंगा, अपसेल कैसे करूँगा. तो वो एक तरीके का पूरा कोर्स जिसके अंदर आप कस्टमर को कि आप एज ए फ्रीलांसर मार्केट के अंदर कैसे उतर सकते हैं, कस्टमर कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनको इंगेज कैसे कर सकते हैं, अपना यूट्यूब कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आप कैसे लेके जा सकते हैं. ठीक है. अब ना एक थोड़ा मोटा ब्रेक डाउन करते हैं, राइट. ठीक है. एक जब आप कंपनी सेटअप कर रहे हो तो आपको ट्रैफिक की ज़रूरत है, आपको फनल की ज़रूरत है, आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है और आपको टीम की ज़रूरत है, बैकएंड की ज़रूरत है टीम के साथ. हो गया. तो इसको हम पूरा ना फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं. राइट. तो अब सबसे पहला आपका क्या पार्ट रहेगा, मोटे आप क्या पॉइंट बताओगे कि ये चीज़ रहता है, फिर उसके अंदर इन डेप्थ चलेंगे. सबसे पहले आपको अपना एक अच्छा कैंपेन सेट करना है मार्केट के अंदर. ट्रैफिक चाहिए बेसिकली. आपको ट्रैफिक चाहिए और आपको अपना कैक जो है वो तो आपको संभाल के चलना पड़ेगा. यूजुअली यही होता है कि जब भी कोई नया फाउंडर या कोई भी मार्केट के अंदर उतरता है तो उसका आधा टाइम तो इसी में चला जाता है कि मेरे पास कस्टमर सही नहीं आ रहा है. तो अपने कैंपेन्स और अपनी ऑडियंस का आपको नेचर, उसका बिजनेस, उसकी सैलरी, उसका जेंडर, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप
आप टारगेट किसको कर रहे हो, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए। उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि किसी को कुछ भी बेच रहे हैं, तो वहाँ आप अपना पैसा ही वेस्ट कर रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपके जितने भी कैंपेन्स हैं वो अच्छे से सेट हो, आपके पास अच्छी एक टीम होनी चाहिए। आपके पास टाइम है तो आप खुद करो अपने फेसबुक के, सोशल मीडिया के जितने भी कैंपेन्स हैं। जब वो सेट हो जाए आपका, तब आप अपनी टीम ट्रेन करो, टीम हायर करो। इसमें भी 2 ब्रेकअप हैं धैर्य। मैंने देखा है कि लोग फाउंडर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारे पास अच्छी सेल्स टीम है और सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, राइट। वो सेल्स इसलिए नहीं ग्रो हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना है वो आपका सबसे पहले रिक्रूटमेंट पार्ट, कि जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आपका रिक्रूटर उस टाइम पे जब स्क्रीनिंग कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को ये बता रहा है कि उसका क्या जॉब रोल रहने वाला है। लोग इंटरव्यू कराते हैं, करते हैं, और रिक्रूटर अपना जो है काम पूरा कर देते हैं। हमने 50 लोग हायर कर लिए, वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन ही नहीं मैच हो रही होती है, क्योंकि फाउंडर को पता ही नहीं है कि किस बैकग्राउंड के लोग हायर किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडटेक में काम कर रहे हो तो आप काउंसलिंग के लिए एजुकेशन काउंसलिंग, वीज़ा काउंसलिंग, ऐसे ही लोग लाना पसंद करोगे। अब आप इसमें क्रेडिट कार्ड वाले उठा के ले आए, करते तो वो भी सेल्स हैं, राइट। तो हुआ क्या, आपका तो एजुकेशन काउंसलिंग इज कंसल्टेटिव सेलिंग, राइट। यू आर कंसल्टिंग अ कस्टमर, यू आर बिहेविंग लाइक अ कंसल्टेंट। और क्रेडिट कार्ड में आप बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो। तो रिक्रूटमेंट एंड स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट पार्ट एंड द अदर पार्ट इज ट्रेनर। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर एक सेल्स टीम, ज़्यादातर लोग टेलीकॉलर्स ही या एजुकेशनल काउंसलर ही हायर करते हैं एडटेक में, अगर आपके पास कोई ट्रेनर है जो उस बैकग्राउंड से ही नहीं है, तो आप देखो मास्टर जैसा बच्चा भी वैसा ही होगा ना, वो पढ़ा ही नहीं पा रहा, वो उन्हें कंसल्टेटिव सेलिंग के बदले सिर्फ सेल सिखा रहा है। तो आपके प्रोडक्ट का जो आइडिया है, जिससे आपने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की है कि मेरे पास इस तरीके का कस्टमर होना चाहिए और इस तरीके के कस्टमर को मैं ये चीज़ दूंगा, प्रोडक्ट, तो इस तरीके का कस्टमर तो ले आए, पर आप उसको दे तो वो पा नहीं रहे हो, क्योंकि वो तो चाहता है कोई कंसल्ट करे। एडटेक इज ऑल अबाउट कंसल्टेशन, राइट। आप भी कोई कोर्स लेने जाओगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोर्स मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, क्या चेंज लेके आ सकता है, मैं इससे कहाँ ग्रो कर सकता हूँ, क्या मैं अगर प्रोफेशन में हूँ तो मेरे को क्या जॉब मिल सकती है, क्या सैलरी हाइक मिल सकती है, अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मुझे कैसे हेल्प कर सकता है मनी मेकिंग में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी, तभी आपका काम हो पाएगा। और सेल्स टीम आपकी ट्रेंड होगी, आपको लगता है कि पूरी कंट्रोल में, फिर आपका बैक एंड ऑपरेशन सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं। मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखे और इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स देखे हैं जिनके पास इतने कस्टमर्स हैं जो हर महीने आ रहे हैं, बट वो आके वहीं ख़त्म हो रहे हैं, अपसेल ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज सर्विसेज नहीं दी। रिटेंशन का कोई टूल ही नहीं है, सर्विसेज के कोई मेट्रिक्स नहीं है, उनके एनपीएस स्कोर्स, उनकी गूगल रेटिंग फटी पड़ी है बुरी तरह। तो इट्स नॉट कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट आइडिया लेके आ जाओ, आप फंडिंग लेके आ जाओ, आपको बहुत इंटेलिजेंस है, आप एक अच्छे फाउंडर हो, लेकिन आपकी टीम कितनी इंटेलिजेंट है, आपको हर एक चेक पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस किस लेवल पे कहाँ तक जा रहा है। मेन पर्पस तो यही है ना कि एक कस्टमर अच्छा आए और उसको अच्छी सर्विस मिल जाए, उसके बाद वो वापस हमारे पास आए, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक अच्छा टीम मेंबर आए और हमारे पास आकर टिक जाए, रिटेन हो जाए। नहीं तो क्या होगा, कस्टमर आ रहा है, अपसेल नहीं हो रहा, वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है। अच्छी टीम आ रही है, आपने ट्रेनिंग पे पैसा स्पेंड किया, वो किसी और के पास जा रही है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक राज बताता हूँ किसी भी कंपनी का, राइट, कि प्रॉफिट कैक वैक सब कुछ कम कैसे करना है जी। व्हेन यू डू डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग ना, तो आपका कम पैसा लगता है। और जब आप घुमा के मार्केटिंग करते हो ना, तो आपका पैसा भी लेट आता है और आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो और उसमें भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉस्ट पर लीड महंगा हो सकता है, एक लीड आना, क्योंकि आप अप फ्रंट में अगर बहुत सारे 7-8 फिल्टर डाल दोगे अपने प्रोडक्ट को लेके, तो वो बंदा वहीं पे फिल्टर हो जाएगा। लीड महंगी हो गई, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो कम में बिकेगा। फिर ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट करा और उसी के थ्रू मैं अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत डाउन लेके आया हूँ। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि एक बार ही क्या हुआ, अभी रिसेंटली मैं संजय भाई के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने बताया कि मुझे 10 साल हो गए यार कंटेंट क्रिएट करते हुए, 8 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख। कह रहा मुझे 1 साल हुआ है। मैंने कहा 1 साल, मैंने क्या गलती कर दी ऐसी? तो उन्होंने बताया कि मैं इतने बड़े बड़े पॉडकास्टर के उस पर गया हूँ, उसके थ्रू मेरा ब्रांड बहुत
ज़्यादा ही बिल्ड हैज़ हो गया। वर्कड ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत काम किया है। आई थिंक उन्होंने 1 साल पर्सनल ब्रांडिंग पे ही वर्क किया है। एक कोई साल छोटा भी उन्हें, मतलब नॉट छोटा, मतलब हम देखते थे संजय सर कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह पॉडकास्ट हर जगह जाते थे, कोई भी इनवाइट करे वो जाते थे। सो वॉज बिल्डिंग हिज पर्सनल ब्रांड ना, उस पे फोकस थे वो। और फिर मैंने भी ना सेम चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी, जैसे वो कर रहे थे हर जगह पॉडकास्ट पे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं थी कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब ओवर द पास्ट ईयर्स मैंने इतना काम किया तो डेफिनेटली मेरी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं हर किसी पॉडकास्टर के शो पे नहीं जा सकता या हर जगह नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बन चुका है, वो बिल्डिंग फेज में थे इसलिए चले गए। राइट। सो एनी हाउ, हम प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक जो प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे तो उसके आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होंगी कि जब मैं अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगी तो आप अपना कैक भी देखोगे, लीड भी देखोगे, सिस्टम प्रोसेस भी देखोगे, तो जब आप बनाते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं उस वक्त? प्रोडक्ट बिल्डिंग के टाइम पे तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि ये प्रोडक्ट पे मेरा का पर कस्टमर एक्विजिशन कितना पैसा जाने वाला है, और उसके बाद मैं मार्केट में इसका क्या प्राइस लाने वाली हूँ, फिर उसके बाद मेरे बैक एंड ऑपरेशन एंड सब कुछ मिला के कितना खर्चा होने वाला है, नेट पैट में कितना करने वाली हूँ। बट मैं फिर यही बोल रही हूँ, मार्केट के अंदर आज की डेट में हम कोशिश करते हैं कि लोग एजुकेट हों, उनमें स्किल्स ऐड हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लेटेस्ट स्किल्स हैं वो ऐड करें, बट उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लाइन नहीं होते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आजकल मनी मेकिंग ही चल रहे हैं, जिस पे कस्टमर्स को सीधा यही चाहिए कि मैं कमाऊंगा क्या, मैं पैसा कैसे बनाऊंगा। बट एक्चुअली अगर कोई ठीक से काम करे, बिकॉज पैसा तो आप कमा ही लोगे ना, अगर आपके अंदर आप एक फाउंडर हो, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना आता है, आपको लेटेस्ट स्किल्स आपके पास हैं, भाई आपका आधा पैसा वहीं कम लगेगा, क्योंकि आपने सिस्टम बिल्ड कर लिए हैं, आपने एआई के थ्रू अपनी सर्विस टीम बिल्ड कर लिया, आपने अपनी कॉल सेंटर की टीम बिल्ड कर लिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एआई लगा लिया है। तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, बट लोग आज की डेट में प्रोडक्ट मनी मेकिंग मांग रहे हैं, तो मैं वही उसी पे फोकस करूँगी। पहले अपना पूरा कॉस्ट निकालूंगी, फिर पैट देखूंगी किस में ज़्यादा पैट आ रहा है मुझे, मैं उसी पे फोकस करूँगी। अमेजिंग। अभी ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एआई जॉब कैसे खा रहा है। राइट। मतलब परसों हमने ना एक हायरिंग डाली हुई थी कि हमें अपॉइंटमेंट सेटर चाहिए जो मीटिंग करा सकते जल्दी जल्दी। तो क्या हुआ ना, हमने मेरी टीम से एक बात हुई कि ये 70,000 का टूल है, लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, और ये खुद फॉलोअप करेगा और खुद ही ईमेल भेज के आपकी मीटिंग बुक कराएगा, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने वो लगाया, लाइफ टाइम एक जॉब चली गई। सो दैट्स हाउ एआई इज ईटिंग जॉब्स राइट नाउ। और जो एआई के साथ काम नहीं कर रहे हैं ना, एक तो जॉब किन की जाएगी, जो एआई सीख नहीं रहे और अब अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। वैसे जॉब नहीं कहीं जाने वाली, अगर सीखेंगे नहीं तो जाएगी। इसी पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मैं सर्विस टीम की बात कर रही थी, तो हमारे पास सर्विस टीम में बहुत सारे लोग, कस्टमर्स को जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता था, बिकॉज द कंपनी विद विच आई एम वर्किंग राइट नाउ, दे बिलीव 4.955 रेटिंग ऑन गूगल, तो एक्चुअली सर्विस डिलीवरी में बिलीव करते हैं। तो जैसे ही कस्टमर्स को हम पेमेंट कराते थे, तो उसके बाद उसका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता, वेलकम कॉल के बाद टच पॉइंट्स की, उसको कब कब हमें कॉल करना है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमने एक मोबाइल ऐप वीडियो बना के दे रखी है, एआई के थ्रू वो वीडियो जैसे ही कस्टमर परचेज करता है, जैसे उसका पेमेंट आता है, वो वीडियो चली जाती है, उसके पास कुछ लिंक्स ट्रिगर हो जाते हैं, उसके बाद वो जो पूछता जाता है कस्टमर, एआई उसको असिस्ट करता जाता है। तो आज की डेट में जो इतनी बड़ी सर्विस टीम थी, वो सिर्फ 2 लोग हैं। क्रेजी यार, क्रेजी। ये दिस इज लाइक, मतलब ये डराने वाली चीज़ भी है, बट ये एक पॉइंट भी है कि जहाँ पे आप अपडेट करना चाहिए अपने आप को, अदरवाइज। हाँ, आपको लेटेस्ट स्किल्स तो ज़रूर अपडेट करने चाहिए, फाउंडर हो, जॉब में हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, बहुत मुश्किल नहीं है एआई सीखना, बट लेटेस्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। आपने बहुत सारे स्टार्टअप में भी काम किया है, कंपनीज में भी काम किया है, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है कि मोस्टली कंपनीज फेल हो जाती है? सर्विसेज पे तो वर्क ही नहीं है, सिर्फ बेचने पे वर्क है। मतलब मैं थोड़ा सा टफ रहूँगी इस पे, बिकॉज आई वॉज हेडिंग सेल्स इन दी कंपनीज, और जहाँ पर हम और अच्छा कर सकते थे, 50 CR 60 CR इन अ मंथ। हम फेल होते हैं जब एक फाउंडर सिर्फ पैसा बोलता है, प्रोडक्ट बेचो। सेल कितनी है? आपकी मैनकॉम मीटिंग्स हो रही हैं जहाँ पर आपके सारे लीडर्स ड्राइव किए जा रहे हैं कि बस चाहिए, इतनी सेल्स चाहिए। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतनी सेल्स होने के बाद कंपनी पे या कस्टमर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या रिजल्ट क्या है, एंड पॉइंट क्या है। कि हमने 50 करोड़ की सेल कर दी, क्या हम 50 करोड़ के जो कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं, हम उनको सर्विसेज दे पाएंगे?
भाई पूरा प्रोसेस होता है ना। अगर मैं एज ए फाउंडर हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 50 करोड़ का बिजनेस चाहिए। डेफिनेटली मैं ये एक पॉइंट रखूँगी, बट इसके साथ बाकी प्रोसेसेस पे ज़रूर पूछूंगी। अगर हम इस महीने 50 करोड़ पे पहुँचते हैं तो इतने कस्टमर्स एक्वायर करने के बाद इनकी सर्विसेज के ऊपर कितना टाइम लगेगा, क्या हमारी बैकएंड में बैंडविड्थ रेडी है इतने। भाई आप ग्रोथ ले रहे हो, आप 50 करोड़ की बात कर रहे हो फ्रॉम 40 CR, चलो 10 CR ही बढ़ रहा है। 10 CR में जितने नए कस्टमर्स आपकी फनल में आ रहे हैं, क्या आप उनको फीड करने के लिए, सर्विस करने के लिए रेडी हो? बट जितनी भी मैनकॉम्स होती हैं या जितने भी फाउंडर्स मैंने देखे हैं या मेरे पास भी कंसल्टिंग के लिए आते हैं, मैम पैसा कमाना है। एक भी फाउंडर नहीं मिला मुझे आज तक, एक्सेप्ट द कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, तभी मैं उसको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। ही इज़ द ओनली वन जिसने मुझे एक बार ये बोला था, मैम हमें सेल्स नहीं करनी, ग्रोथ नहीं करनी। अभी जितने कस्टमर एक्वायर कर रखे हैं ना, पहले उनका दिल जीत लो कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जिस फाउंडर ने ये पकड़ के चल लिया ना, उसका कस्टमर हमेशा रिटेन रहेगा। उसके बाद वो 12 लाख का, 15 लाख का, जितने का भी ले आए प्रोडक्ट, वो बिक जाएगा, क्योंकि आपने, हाँ, दैट्स द गेम। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सॉरी टू कट यू। हमने ना 3 साल इंडस्ट्री में सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ी कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इवन इंडिया के जितने बड़े टॉप कोचेज हैं उनको अपने शो पे बुलाया और उनकी प्रॉब्लम ही पूछी, बस प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है। उसका सॉल्यूशन बनाया एंड एक स्टेटस पे डाला, एक स्टेटस से 4 लाख की सेल, बूम। वाओ। सो हमने क्या करा, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी पावरफुल ऑफर। इफ समबडी is watching our offer and if they are not taking our services, then they feel stupid about it, because that is like a no brainer. तो हमने ऑफर को इतना तगड़ा बना दिया ना, मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपको ऑफर दिखाऊंगा, ठीक है। दैट इज लाइक क्रेजी, आप उसमें कोई लूप होल ढूंढ ही नहीं पाओगे। नाइस। क्योंकि उसमें हमने इतने गलतियां करी करते करते उसमें अब प्रोज ही प्रोज बचे, कौन सा बचा ही नहीं है। एंड तभी भी कोई इंसान देखता है ना, उसको बोलता है कि यार दिस इज क्रेजी, आई जस्ट वांटेड टू डू इट। अभी हमारे पास लीड, क्यों मैं बता रहा था कि लीड हमारे पास महंगी आती है, मतलब हमारा अप फ्रंट में ट्रिपल लाइन की लीड हमने रखी हुई है कि इफ़ यू वांट टू टॉक टू अस यू नीड टू पे ट्रिपल लाइन के बाद हमारा एक फिल्टराइजेशन का प्रोसेस है। आप समझना कि हम कंसल्टिंग देते हैं फॉर कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर, B2B बिजनेस ओनर, मतलब जिनको लीड्स की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। आप समझना कितने फिल्टर्स हैं। हमने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। पहला फिल्टर, इफ़ यू वांटेड टू मेक 1 करोड़, मतलब दोज पीपल आर मेकिंग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वही सोच सकता है कि 1 करोड़ पे कैसे पहुंचना है, राइट, है ना। और अगर 1-2 लाख वाला तो सोचेगा भी नहीं, है ना। फिर सेकंड फिल्टर आता है हमारा, इफ़ यू वांटेड टू मेक 10 लाख विदाउट रनिंग एडवर्टीजमेंट। एक हमारा फनल है जिसका नाम है 60 सेकंड डायल फनल, उसके थ्रू हम करा देते हैं। थर्ड फिल्टर है कि इफ़ यू आर अ कोच, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर, सर्विस प्रोवाइडर या B2B बिजनेस ओनर, देन ओनली दिस इज फॉर यू। मतलब एक ऑडियंस को भी हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ इन्हीं के साथ काम करते हैं, बाकी चाहे आपके पास पैसा है कुछ भी हो, हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे, बस इसी ऑडियंस के साथ। फोर्थ फिल्टर आ जाता है, इफ यू आर मेकिंग एटलीस्ट 1.5 लाख इन अ मंथ, देन ओनली दिस इज फॉर यू, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर यू। गलती से मेरे पास आना भी मत। एंड इवन आई एम यूजिंग दिस सेम लैंग्वेज। तो जो 1.5 लाख नहीं बना रहा महीने के, तो वो शायद एलिजिबल ही नहीं है। हमने एलिजिबल कभी नहीं रख रखा। क्यों? अभी आपको पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। जैसे कोई बंदा अगर 1.5 पूरे 12 महीने बना रहा है, तो 1 महीने की इनकम वो हमारे पास छोड़ सकता है अपनी ग्रोथ के लिए। इससे क्या हो कि हमने बाइंग कैपेसिटी वाले लगा दी, जिसके पास पैसा ही नहीं वो कट करेगा, छोड़ के चला जाएगा। फिर मैं अपने कंसल्टेशन का प्राइस बता देता हूँ। देखो, अब ये कोई नहीं बताता, बाय द वे। आपने बहुत जगह देखा होगा चीजें, नहीं तो वेबिनार में घुमा घुमा के बताया, वर्कशॉप अपना कोई नहीं बताता। एंड में कहेंगे ये फ्री, वो फ्री, ये ले लो, वो ले लो, 10 मिनट बचे खरीदो। हमारा ऐसा ही नहीं। मैं बता दूं डायरेक्ट, हम 1,47,000 की हमारी कंसल्टिंग है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो छोड़ के चला जाएगा, वो राइट ऑडियंस भी नहीं है ना, और उसी चक्कर में आपका डिलीवरी सिस्टम भी खराब होता है। कम्युनिटी में गंदी मछलियां भी आती है जो सब कुछ खराब करती है। तो हमें माइंडसेट स्टार्टिंग में ही, हमने अपने जो कस्टमर जब आ रहा है ना, हमने उसका पहले ही माइंडसेट बिल्ड कर दिया। और जब वो हमारे पास पहुंचा, उसने देखा कि 1.5 लाख रुपए का है और वो हिम्मत कर रहा है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, 1.5 लाख हम लेंगे। एंड उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यू नीड टू पे मी 999 इफ यू वांटेड टू टॉक टू मी। अब जो बंदा अपना फ़ोन निकाल के UPI कर रहा है, या जो बंदा क्रेडिट कार्ड निकाल के पे कर रहा है, तो उसको पता है कि वो कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या चीज़ें उसको चाहिए। अब जब वो 999 पे करके जा रहा है, तब भी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन देखेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो।
Oh, so that fee is for checking the eligibility criteria. Oh, अच्छा. ठीक है, उसके बाद वो एप्लीकेशन फिल करता है. उसके बाद हम 2 चीज़ें चेक करते हैं, उसकी बाइंग कैपेसिटी कि उसकी खरीदने की क्षमता है नहीं है, और बाइंग इंटेंट इफ़ ही इज़ इनटू द सेम फील्ड, और जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या हम उसमें उसकी मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते. तभी हम लेते हैं एप्लीकेशन को और तभी हम उनसे बात करते हैं. दिन में अगर मैं 4 मीटिंग कर रहा हूँ, द कन्वर्जन रेट इज़ लाइक 90%. 3 डील क्लोज होंगी, 100% होंगी. एक चलो बाई चांस रिस्क का डील हो गई, नहीं तो कन्वर्जन रेट इज़ लाइक क्रेजी. मैं नहीं मानता कि अभी इंडिया में कोई इतना कंपनी कर रही होगी इतना ज़्यादा कन्वर्जन रेट होगा, क्योंकि हमने इस पर इतना ज़्यादा वो कर दिया ना, मतलब प्रैक्टिस कर करके. तो दैट्स वाई मेरा पैट आपको पता लगा कि कितना ज़्यादा हाई कितना ज़्यादा है. बट आप एक चीज़ देखो, आपने जो अभी बात करी, जो मैं अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि फाउंडर्स जो हैं अपनी सर्विसेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वर्क नहीं करते, वो बस आ जाए. आप वो सारे फिल्टर्स एंड उस पर वर्क करो, तभी आपका पैट इतना हाई है, तभी आपके कस्टमर्स बार बार आपके पास आ रहे हैं. और रेन्यूअल रेट मेरा शायद सबसे ज़्यादा होगा. कोई नहीं करता रेन्यू. और एक और चीज़ हमने करी, हमने डिलीवरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखा. खाली क्लाइंट आ गया, उसके बाद हम ऐसे नहीं करते कि क्लाइंट आ गया चलो भाई तुम देखो रिकॉर्डिंग देखो, परेशान हो रहा है या उसको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं. हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं. हम देते हैं सबसे पहले एक अकाउंट मैनेजर, और हम ये बोलते हैं कि देखो दिस इज द फ्रेमवर्क, यू नीड टू बिल्ड इट. वो बिल्ड करते हैं, अकाउंट मैनेजर देखता है, वो बिल्ड करके लेके आता है, अच्छा ठीक है सही है गलत है सही है गलत. फिर वो लाइव होता है, फिर उसको सेकेंड वीक का एक्सेस मिलता है. ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट दे दिया सब कुछ देखो. तो एनी हाउ उसको करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है. क्लाइंट इज गेटिंग एंगेज नाउ. तो क्लाइंट एंगेज हो गया. जो उंगली उठाने वाले होते हैं, अरे ये रिजल्ट नहीं आ रहा, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, खत्म हो गया वो ऑब्जेक्शन हमारा. तो क्योंकि वो काम में लगे और जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट मिल ही जाएगा. और स्टेप बाय स्टेप उसको होमवर्क भी तो मिल रहा है कि पहले ये फिनिश करो, फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे. हाँ, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर मेरे सामने कोई गधा भी बैठा दोगे और वो मैं उसको बताने लगूंगा कि इस तरीके से पैसे बना, तो वो भी महीने के 10 लाख रुपए बना लेगा. तो सिस्टम प्रोसेस इतना टाइट बन गया ना, हम उसको और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. जैसे आपसे मिला, मैं आपसे मिलकर मुझे 10 चीज़ें और पता लगी. आपसे छोटी कन्वर्सेशन हुई लेकिन 10 चीज़ें जानने को मिली. दैट वाज अ शॉर्ट कन्वर्सेशन, आई थिंक 10-15 मिनट्स का था हमारा, इससे ज़्यादा तो नहीं था. आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड. अब आप पास हैं, आप भी नोएडा में, मैं भी नोएडा में हूँ, तो इट्स लाइक अ क्रेजी थिंग. आप एक और चीज़ बताइए कि सॉफ्ट सेल्स और हार्ड सेल्स में क्या फ़र्क है? आप कैसे हार्ड से सॉफ्ट पे लेके जाओगे क्लाइंट को? देखो, हार्ड सेल्स आज के डेट में चलती नहीं है. मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, विद ऑल माई 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. आप हार्ड सेल्स में कोई भी कंपनी उठा लो जो हार्ड सेल्स करा रही है, वो कंपनीज ब्लीड कर रही हैं, वो नहीं चल सकती हैं. आप भूल जाओ, कस्टमर एक्वायर करना तो भूल जाओ कि मेरे को इतने कस्टमर्स पर मंथ चाहिए, वो ही भूल जाओ आप. रिटेंशन तो बहुत बड़ा पार्ट है. तो आज की डेट में मैं अगेन बोल रही हूँ, इट्स अ कंसल्टेटिव सेलिंग, जहाँ पर आप कस्टमर का पहले प्रोफाइलिंग करके देख लो कि वो कस्टमर है किस कैटेगरी का. बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब में है, क्या कर क्या रहा है वो. और उसके बाद आप उसको उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. स्टूडेंट की अलग प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की अलग प्रॉब्लम है, जो जॉब्स में उनकी अलग प्रॉब्लम है, हाउसवाइफ्स की अलग प्रॉब्लम. तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो ऑफरिंग है आप उसको बता सकते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम जो आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, आपको हमारे प्रोडक्ट से ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एडटेक की अभी हम बात कर रहे थे, एआई की बात कर रहे थे. जैसे बिजनेस ओनर से मैं बात करती हूँ, मैम सारा दिन हम यही करते रहते हैं, इनको चिल्लाते रहते हैं, ये काम नहीं करते हैं, ये वो नहीं करते हैं. तो मैंने कहा सर आपके पास कोई डैशबोर्ड्स हैं, कोई मैट्रिक्स हैं जो आपको ये पता है कि मुझे, फॉर एग्जांपल निधि अनेजा इज़ योर एम्प्लॉय, कि मुझे निधि अनेजा से चाहिए क्या. आपने कोई KRA सेट कर रखे हैं, कोई आउटकम सेट कर रखा है. तो इसे नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, इनको बस 10 लाख करना है महीने का. भाई तो वहाँ पर दिक्कत है. करेक्ट. तो आपको इन चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा कि कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर आपको कस्टमर की पहले कैटेगरी चेक करो. हर एक के लिए हर प्रोडक्ट नहीं है, मैं बोल रही हूँ. जब आपने कैटेगरी चेक कर ली, फिर उसकी प्रॉब्लम चेक करो और आपके प्रोडक्ट में क्या ऑफरिंग्स हैं जिससे आप उसकी एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो. मैं अपनी टीम को हमेशा ये बोलती हूँ, हर एक को मत बेचो, प्रोफाइलिंग करो, टाइम मत लगाओ. अगर तुम्हें पता चल गया कि ये कस्टमर मान लो हाउसवाइफ है और ये AI क्या, मतलब उसको AI कहाँ से सीख सकती है, वो तो नहीं सीखेगी ना. उसके लिए तो कमाना ही शायद पर्पस होगा, तभी वो घर पे बैठ के सोच रही है कि मुझे कुछ मिल जाए. तो आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम समझ ली ना, और उसको आपने अगर प्रोडक्ट में ऑफरिंग है तो उस कस्टमर पे टाइम स्पेंड करो, वरना मत करो.
हर प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए नहीं है। और उसके बाद कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर लास्ट में कस्टमर को ये समझ में आना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना मेरी नीड है, ना कि आप बोले जा रहे हो सर ले लीजिए डिस्काउंट है, सर ऑफर्स हैं, ऑफर है 10 सर खत्म होने वाले हैं। दैट डजंट वर्क। अब चलता ही नहीं है धैर्य, वो खत्म हो चुका है और जो लोग अभी इसी तरीके से करते जा रहे हैं वो बिल्कुल उनका थोड़े तो दिन में खत्म ही हो बिल्कुल जाएगा। खत्म है, क्योंकि उनका एक तो उनके NPS फटेंगे, गूगल रेटिंग्स फटेंगी, न्यू कस्टमर एक्वायर नहीं कर पाएंगे, उनका कैक फटेगा। ठीक है, इवेंचुअली कैक फटेगा तो आपका पैट तो फटेगा ही फटेगा। तो आप बिल्कुल बर्बादी की राह पे चल रहे हो अगर आपकी टीम ठीक से बात नहीं कर रही है तो। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है मार्केट में, अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ प्रोडक्ट बनाते हो कि मुझे बेचना है, वो कंपनी सबसे पहले फेल होती है। और अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ बना रहे हो कि आई वांटेड टू मेक देम बाय, राइट, दे पीपल आर विनिंग। मतलब आपकी साइकोलॉजी यही है कि मैं इसे सामने वाले को कैसे मजबूर कर दूं कि खरीद ही लेगा। अगर उस साइकोलॉजी के साथ चीजें बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाए ना, कि आप जब आप इतनी वैल्यू होगी, सारी चीज होगी और आप बेच नहीं रहे हो, सबसे बड़ी आर्ट पता क्या है सीखी मैंने, बिना बेचे बेचना। बिल्कुल। जैसे आपने बहुत सारे स्टार्टअप में काम किया है, तो आपने एक कॉमन फैक्टर क्या पाया है कि एक कंपनी में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ये चीज होती है, क्या चीज वो आपने पाई है? व्हेन इट कम्स टू सेल्स एंड रेवेन्यू की बात करें, सेल्स बोल तो रही हूँ कि इनका कोई फोकस ही नहीं है ना, सिर्फ बेचने पे ही फोकस है। मतलब मनी पैसा पैसा। फाउंडर्स जो आप अभी बात कर रहे हो कि आपके मॉडल के अंदर आपने इतने फिल्टर चेक कर रखे हैं जहाँ कस्टमर की पूरी प्रॉब्लम को पहले ध्यान में रखा है। सबसे पहले तो जो फाउंडर अपना प्रोडक्ट बनाता है वो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि मेरे प्रोडक्ट से किसी का क्या फ़ायदा होने वाला है। वो ये डिसाइड करता है कि मैं इसका प्राइस क्या रखूँगा, पर वो ये डिसाइड नहीं करता कि मेरी ऑडियंस कौन है जिनको मैं ये दूंगा और उससे उनकी क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है, मैं उनकी लाइफ में क्या चेंज लाने वाला हूँ। तो ये एक कॉमन फैक्टर है जहाँ पर लोग सिर्फ कुछ भी बेच रहे हैं। मैंने ना एक और पैटर्न बहुत ऑब्जर्व करा है, मैं अभी बहुत सारी कंपनी को कंसल्ट कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो ओनर होता है ना, बिजनेस ओनर, वो गालियाँ देता है, मार्केटिंग सही से नहीं चल रही है, सेल्स टीम बेच नहीं पा रही है, ये नहीं चल रहा है। बट अगर सही से बैठ के ऑब्जर्व किया जाए तो प्रॉब्लम सबसे ऊपर ही आती है ऑफर में, मतलब फाउंडर में। अगर ऑफर बुरा है तो कर लो कितनी मार्केटिंग, आप बेच ही नहीं पाओगे, नहीं बेच पाओगे। सेल्स कॉल सिर पकड़ के बैठी रहेगी, मतलब सेल्स टीम सिर पकड़ के बैठी रहेगी, नहीं बिक रहा। लेकिन अगर ऑफर बहुत तगड़ा बना दिया आपने और उसकी मार्केटिंग करना इतना आसान होगा, और उसके बाद आपको बेचने की जरूरत नहीं, यू विल मेक देम बाय। मैंने ये चीज़ क्रैक करने में ऑलमोस्ट 10 साल लगाए, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली काम किया है वो पहले मेक देम बाय स्ट्रेटेजी पे किया है, एंड उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट। एक बार हो जाए तो ये हो जाता है। और जो आपने अभी बोला ना ऑफर का, तो आप देखो कि मार्केट के अंदर लोग अपनी ऑफरिंग्स बिल्कुल क्लियर नहीं रखते हैं। मैसेज क्लियर नहीं होता, 2 सिग्नल्स जा रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि इस प्रोडक्ट से हमें मिलने क्या वाला है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफरिंग्स क्लियर रखो, क्लियर सिग्नल दो मार्केट के अंदर कि आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, किसके लिए ये प्रोडक्ट है। कस्टमर खुद आएगा ना, जिसकी ज़रूरत है वो खुद आएगा। मार्केट में लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट उनको समझ आना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग। आपने जैसे 1000 करोड़ की सेल की है, ठीक है, अगर किसी कंपनी को आपको 1000 करोड़ पे पहुंचाना है, मतलब इवन मेरी कंपनी को पहुंचाना है, ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे? मतलब क्या स्ट्रक्चर लेके आओगे, कितने लोगों की टीम होगी, क्या सिस्टम प्रोसेस होगा, बैकएंड क्या होगा? थोड़ा सा एक रफ आइडिया दोगे किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो बहुत एम्बिशियस लोग हैं, मतलब बिजनेस ओनर्स, तो दे जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे 100 करोड़ 1000 करोड़ पे पहुंचना है। देखो, सबसे पहले धैर्य, मैं ये इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि जो काम आप कर रहे हो, राइट, जिससे आप इस लेवल पे पहुँचे हो, जो भी आपका पैट है, टर्नओवर है, आपके क्लोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, रेप्लिका क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि धैर्य सिस्टम्स पे काम करे, बैकएंड से काम करे, लेकिन थ्रू इंटेलिजेंस करे। तो जितने भी लोग आपको, मतलब रिप्लेस तो कोई भी नहीं कर सकता, मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी, आपको कोई रिप्लेस, बट अगर हम 60-70% भी धैर्य बना सकें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। Correct. तो पहले हमें वो लोग मार्केट में आइडेंटिफाई करने हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जिनके पास इतना इंटेलिजेंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस को समझते हैं और जिनको ये जुनून है। जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट खुद छोड़ा कि मुझे अब वो 10% अप्रेजल पे काम नहीं करना,
मुझे स्टार्टअप्स के साथ काम करना है, मैं उनके बिजनेसेस ग्रो करूँगी और उसके बाद उनके साथ जो शेयर होगा वो मैं वो लूँगी। तो ये मेरी ग्रोथ रहने वाली पता है। है ये जो माइंडसेट होता है ना कि मैं आपसे परसेंटेज लूंगी, ये हर किसी के बस की बात नहीं होता। क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि आप कॉन्फिडेंस के फिक्स साथ सैलरी तो से काम निकलना करने चाह का रहे वो हो। जुनून भी होना चाहिए कि मैं हाँ। आपकी कंपनी को इतना लेके जा रहा हूँ, मैं 100 करोड़ पे लेके जाऊंगा, मुझे चाहिए 10 करोड़, ले लो यार, लो। लेकिन लोग ऐसे होते नहीं, ऐसे लोग कहाँ से ढूंढे? देखो मार्केट के अंदर ना आपको ना बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे जितनी भी जो आपके डोमेन के अंदर जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर तो आपको ये लोग मिल लेने वाले हैं। अच्छी अच्छी कंपनीज़, अगर आप टॉप कंपनीज़ जिनके रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, जो कस्टमर सेंट्रिक हैं, काफ़ी सारी मैंने ऐसे लोग हायर किए हैं जो अच्छी कंपनी से हैं बट उनका कस्टमर सेंट्रिक थे नहीं, कंपनी कस्टमर सेंट्रिक नहीं थी, तो वो यहाँ आकर फेल हो गए, चाहे हमने उनको बेस्ट ऑफ द पैकेज दिया। तो आपको लोग ऐसी कंपनी के ढूंढने हैं या प्रोफाइल्स ऐसे ढूंढने हैं जहाँ पर उसके पास एक्सपीरियंस तो हो लेकिन उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे शिफ्ट लिए हों। जैसे अगर आप मेरा प्रोफाइल देखोगे तो आपको दिखेगा टाइम्स ऑफ इंडिया असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद सीधा एक स्टार्टअप। तो कोई एवीपी पोजीशन से स्टार्टअप में नहीं जाना चाहेगा, ये इंटेंट इशू होता है। देन यू विल हैव टू टेक लॉट मैनी इंटरव्यूज। देखो एक अच्छा बंदा लाना, वो भी धैर्य का रिप्लेसमेंट, यू विल हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। वो बंदा अगर आ गया तो उसके बाद हम पूरी टीम हम अपने एओपी प्लान सेट करते हैं। जैसे आपने बोला मुझे 1000 करोड़ पे पहुंचना है, तो हम उसके लिए 1000 करोड़ के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास अभी इस टाइम पे हम कितने कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, हमारे पास सेल्स टीम कितनी है, हमारे पास सर्विस में लोग कितने हैं, राइट। बैकएंड के अंदर हमें और कितने लोग चाहिए, कंटेंट में कितने लोग चाहिए, हम जो फ्रेमवर्क्स करवाते हैं या कंसल्ट 101 हम जो अपने कोचेस देते हैं वो हमें, अगर हम इतने क्लाइंट्स एक्वायर कर रहे हैं, फिर उन सारे स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चर रखने के बाद कि हमें ये डिपार्टमेंट्स चाहिए होंगे 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए। फिर आगे हम उनकी कॉस्ट रखेंगे कि मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक एट माई लेवल 5 लाख का मिलता है, एक हाइपोथेटिकल नंबर बता रही हूँ, तो मेरे को अगर 2 रखने हैं तो मेरी 10 लाख मैं यहाँ पार्क करूँगी पर मंथ, राइट। फिर उसके बाद मेरी सेल्स में कितनी टीम रहने वाली, सर्विस में कितनी, कोचेस कितने रहने, कंटेंट में कितने लोग रहने वाले हैं, मेरा मार्केटिंग पे कितना पैसा जाएगा, कैक जो कहते हैं। और उसके बाद फाइनली ये सारी कैलकुलेशन करके देखूंगी कि मैं मंथ ऑन मंथ कहाँ पर पहुँच रही हूँ। और ये 1000 करोड़ की एक दिन की जर्नी नहीं है, आपको पूरे पहले 3 महीने का प्लान बनाएंगे, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स और मैन पावर प्लेस करेंगे, कॉस्ट प्लेस करेंगे, फिर हम उसको ड्राइव करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम क्वार्टर के एंड पे वहाँ पे पहुँचेंगे फिर हम उसके ऊपर और ग्रोथ लेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि इस महीने हम 5 लोग हायर करने वाले हैं। अब वो 5 लोगों के जो KRAs हैं और उनके कुछ आउटपुट हैं हमने अपनी AOP शीट के अंदर या अपनी आउटपुट शीट के अंदर रख लिए हैं। अब जब धैर्य को दिखेगा कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी और ये लोग लाने थे, इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी है और इनसे ये आउटपुट एक्सपेक्टेड था, आ चुका हूँ, अब धैर्य 5 जहाँ हायर कर रहा था अब धैर्य 15 भी कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं सिस्टम में सही ग्रो कर रहा हूँ और मेरी टीम बिल्ड हो रही है। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट। तो हम 3-3 महीने से चलते हैं हमेशा। गॉट इट। मतलब फिर देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट, क्या हमने टारगेट लिया था, क्या हमने अचीव किया। बट आपको नहीं लगता कि जैसे हम ऐड ऑन करते चले जाते हैं तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है? देखो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप 4-5 लोगों से 1000 करोड़ पे कभी नहीं पहुंच सकते। अगर एक कस्टमर को सर्वे, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 कस्टमर्स आ गए एक दिन में, 50 भी नहीं बोलती मैं, कहती हूँ आपके पास 5000 कस्टमर आ गए एक दिन, एक आपने बैच शुरू किया, ठीक है, उसमें आपके पास 5000 कस्टमर है, आपने दूसरा मॉडल लाए कोई, उसमें आपके पास 10,000 कस्टमर्स हैं और आप चाहते हो कि कस्टमर्स को कोचेस मिलें, वो फ्रेमवर्क्स उनको एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करें कि आपको फर्स्ट वीक में कैसा काम करना है। तो भाई अगर आपको 5000 कस्टमर्स आए हैं तो उतनी मैन पावर तो आपको लगानी पड़ेगी। बट आप याद रखना, आपके पास अगर एक बार अच्छी टीम सेट हो गई तो आपने अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया। फाउंडर्स कहते हैं, सॉरी डोंट माइंड, मैंने ये किया, भाई तूने क्यों किया, तेरे पास टीम क्यों नहीं है, तेरा काम अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए और उसको रिव्यू करने पे होना चाहिए, बिकॉज यू आर द फाउंडर। आपके हाथ से कोई भी प्रोसेस बिना रिव्यू के निकलना नहीं चाहिए। सर्विस है, फाइनेंस है, सेल्स है, कंटेंट है, यूट्यूब है, आप कहाँ फोकस कर रहे हो यार? आप फोकस कर रहे हो कि मैं कितना धंधा बढ़ा लूँ। अच्छा मैंने ना आज रिव्यू लिया, क्या रिव्यू लिया? मैंने आज सेल्स टीम का रिव्यू लिया। सेल्स हेड क्या कर रहा था? आपने सेल्स हेड का रिव्यू क्यों नहीं किया? आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपने 50 लोगों की टीम बुलाकर, एक तो आपका ओहदा, आपका लेवल, वाई डू यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद द जूनियर मोस्ट लेवल? उनसे इंटरेक्ट करना तो रिवॉर्ड्स रिकग्निशन में करो ना। करेक्ट। आपको तो यू हैव योर हेड्स,
प्लेस्ड हाईली पेड हेड्स, आप उनको बुलाकर रिव्यू करो ना यार, आप कहाँ नीचे वाले लेवल पे जा रहे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर फाउंडर ये कहता है मैं अपनी पूरी कंपनी में सारा दिन काम करता हूँ। अच्छा क्या काम करते हो? आज मैंने सेल्स टीम से मिला, आज मैं सर्विस टीम से मिला, आज इतनी जूम मीटिंग हुई। भाई जो तुम इतने बड़े बड़े हेड्स लाए हो, सेल्स का एक हेड होगा, सर्विस का एक हेड होगा, यूट्यूब की टीम का, कंटेंट का एक हेड होगा, तुमको इन 5 लोगों को रिव्यू करना है। That's it. वो बाकी काम करेंगे, तुम अपना काम प्रोडक्ट पे करो ना। मैं नए प्रोडक्ट्स कैसे लाऊं, मेरा कस्टमर क्या बोल रहा है, मेरी गूगल पे रेटिंग्स क्या आ रही हैं, मेरा कैक कैसे इम्प्रूव हो, ये सारी बातें कोई नहीं करता। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि आर दे नॉट क्लियर, फोकस नहीं है कि हमें क्या चाहिए, तुम्हें ही करना है तो फिर ये लोग क्यों रखे, तुम ही कर लो। तो ये एक चैलेंज है। गॉट इट। पता है मैंने एक वो चीज़ सीखी है स्केलिंग को लेके। मेरी टीम में ना एक टाइम पे 15-20 लोग हो गए थे एंड हम बढ़ते जाते ऐड करते जाते, बढ़ते जाते ऐड करते जाते, एंड एक टाइम पे जाके फील हुआ कि यार ये सारी चीज़ें कुछ कैंसिल भी हो सकती हैं, मतलब कुछ चीज़ें कट भी सकती है बिजनेस में। कट 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 करके ना इतना कम लोग बचे, 2 लोगों की टीम बची एंड द प्रॉफिट वॉज डबल ट्रिपल। ऑब्वियसली कम लोग हैं तो आप उन्हीं से, बट सबसे पहले ये है कि धैर्य जैसे आपने बोला हम हायर करते जा रहे थे। अगर आप मतलब कोई भी फाउंडर है, अगर वो अपनी शीट बना के चले ना कि मुझे इतने ये बंदा चाहिए, कोई भी रोल हो, एक एग्जीक्यूटिव भी ले लो, क्यों चाहिए आपको, इससे क्या काम कराना है, इसकी क्या प्रोडक्टिविटी चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, आप इसको कितने घंटे का काम चाहते हो, तो क्वांटिफाई कर दोगे ना, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि मुझे ये बंदा चाहिए भी सही या नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज भी अपनी कंपनी में एट CEO लेवल एक सिंगल हायरिंग मैं सबसे पहले बैठ के ये चेक करती हूँ कि इसकी मुझे ज़रूरत क्यों है। क्या जो मेरी एग्जिस्टिंग टीम है, इसको जो मैं एक्स्ट्रा वर्क देने की बात कर रही हूँ, क्या मेरी एग्जिस्टिंग टीम में मैं किसी को ये लोड दे सकती हूँ, ये काम करा सकती हूँ, तो मेरी पर पर्सन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। मैं क्यों एक एडिशनल हायर लूँ, मेरा भी तो P&L है ना एज ए CEO। तो ये अगर आप कॉस्ट, हम पैसा बचा नहीं रहे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं पैसा बचाने की बात नहीं कर रही हूँ, हमें पैसा लगाना है, सही जगह लगाना है। हमें क्वांटिफाई करना है कि हर रिसोर्स की, हर एक टीम मेंबर की, किसी भी डिपार्टमेंट ज़रूरत है भी सही या नहीं तो आप अपनी कॉस्ट ऐड ऑन करते जाओगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, ये भैया ये बंदा चाहिए या नहीं चाहिए। मैं कंप्लीट डेटा एक्सेल शीट पे ही काम करने वाला इंसान हूँ और मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ अगर एक दिन भी मुझे लगता है ना ये डेटा सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। अभी जैसे हम यहाँ पे है, यहाँ तक की शीट बनाने की है, किस प्रोसेस से कहाँ जाना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज लाइक सो सिस्टमैटिक। और उसके बाद काम इतना आसान हो जाता है ना पूरी टीम के लिए। मुझे किसी को कॉल नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना, नंबर आ गया, लोकेशन आ गई, ये सब कुछ चीज़ें एकदम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो वो ना अगर ये फाउंडर कर लेना तो उसका बहुत टाइम बच जाए। बट इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या धैर्य, लोगों के पास इंटेलिजेंस नहीं है। मैं बिजनेसमैन, अभी मैं जिस लास्ट कंपनी में थी तो मैं 100 करोड़ के बिजनेस ओनर से मिलती थी। उनको ना हेरिडिटरी में बिजनेस मिले हैं, पुश्तैनी मिले हैं, उनके पास करोड़ों हैं, उन्होंने अपने स्किल्स पे कुछ काम नहीं किया हुआ। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो आपके मेरे जैसे आज अपने बिजनेस बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, राइट। 2 ही कैटेगरी के लोग होंगे, या तो वो स्टार्टअप्स होंगे, स्टार्टअप में भी अगेन उनके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस बैकग्राउंड भी है तो पापा ऐसे चलाते थे, हम ऐसे ही चलाएंगे, है ना। कोई अगर हमारे पास कोई, जब भी कोई बिजनेस फाउंडर आता है, स्टार्टअप आता है मेरे पास, वो छूटते मैं उसको बोलती हूँ भाई तेरे को क्लीन स्लेट आना है। अब पापा कैसे चलाते थे, वो पापा ने बिजनेस बिल्ड कर लिया, उसको छोड़ दो। आप कैसे चलाओगे, उसके लिए आज हम 2025 में हैं, तो आप आज की चीज़ें सीखोगे। तो आपका और मेरा ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, ये बहुत सारे फाउंडर्स आज भी जो आपको दिखेंगे, जो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कुछ भी हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ ज्ञान है, हाँ ज्ञान पेलते, वो सिर्फ ज्ञान है। उनकी कंपनी में पैसा सेल्स, इसके अलावा वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते। और उनका माइंडसेट ही ऐसा है, पैसे लाओ। पर वो ज़्यादा पैसे भी नहीं बना पाते अगर आप देखोगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि हमारे इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, हमारा ये है, मोटिवेशनल ये है, और ये इतना हमारे प्रोडक्ट का इतना बेचो, इतना निकला। सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है ना। करेक्ट। मैंने एक कोच देखा अभी पीछे, उसने ना बहुत ज़बरदस्त हायरिंग की, तो मेरे को पता चल रहा था यार ये तो कितने सारे ट्रेनर्स उठा लिए इसने, भरे जा रहे हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला जिनके बारे में मैंने बोला ये बड़ी जल्दी इसके यहाँ पे एट्रिशन होने वाला है। तो पता चला कि भैया
इतने महंगे महंगे लोग बुलाए, उनका करियर पूरा होता है। भाई हम जैसे लोगों का तो करियर है, व्हेन वी कम इन अ कंपनी हम बहुत लॉन्ग टर्म सोच के आते हैं, 2-2 महीने में उन्हें फायर कर दिया। सो द पॉइंट इज़ कि जितने भी फाउंडर्स हैं ना, ये उस मनी गेम में है, स्पेशली मोटिवेशन के अंदर। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे कोचेस देखे हैं जो एक्चुअली जो वीडियोज़ में मैं देखती हूँ ना, उनकी वीडियोज़ सिर्फ कॉन्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन पे वो ज़ीरो हैं। क्योंकि देखो उन्होंने ना कभी जॉब में काम नहीं किया, उन्होंने कभी एज एन एजेंट काम नहीं किया, उन्होंने एज ए TL काम नहीं किया, मैनेजर काम नहीं किया, डायरेक्टर काम नहीं किया, सेल्स हेड काम नहीं किया, कंटेंट पे काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पे काम किया है, कंटेंट लाओ और अच्छा डिलीवर कर दो, राइट। तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ना बहुत ज़रूरी है। और मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो, अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, और आपके पास पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है जॉब का या सेल्स का, किसी का, सीख लो ना यार, सीख लो। नहीं सीख सकते हो भाई, 15-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई अपना बिजनेस हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, मुझे लगता है। आज के डेट में तो 15-20 साल नहीं लगते, आप लेटेस्ट स्किल से ऐड करो 2-4 साल, जैसे आपने बताया हमने 2-3 साल काम किया इन चीज़ों पे, तो मतलब आपको कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। बट मोटिवेशनल स्पीकर्स या जितने भी फाउंडर्स मैं देख रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं मार्केट के अंदर। उनकी अपनी टीम के अंदर इतना डिससेटिस्फैक्शन है, इधर है इतना डिससेटिस्फैक्शन ना, आप किसी एक का इंटरव्यू ले लेना, वो आपको बताएंगे कि कंपनी के अंदर जो चीज़ें चलती है। कंपनी के 2 फेजेस होते हैं, एक जो फाउंडर अपनी तरीके से सोचता है, एक जो अपनी टीम सोचती है जिस तरीके से, तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। बट एम्प्लॉयज़ तो ये देखते हैं ना कि अब जब हम आपके फ्रेमवर्क्स लोगों को करा रहे हैं, इफ़ आई एम इन योर कंपनी और मैं लोगों को वो फ्रेमवर्क्स करा रही हूँ, डीलो बनाओ या आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करो, तो जब हम मीटिंग्स में जाते हैं और हमें दिखता है कि यहाँ कोई डीलो ही नहीं है, तो वहाँ पे डिज़ास्टर होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बैंड बज जाती है। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि फाउंडर्स जो है ना, उनको थोड़ा सा ये इंटेलिजेंस रखना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्ट तो बनाना है, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को ज़रूर रिव्यू करना है। नहीं, मेरा काम ही रिव्यू, मैं चेकर हूँ, मुझे सिर्फ चेक करना है। मेकर तो मैं बना चुका हूँ ना, मैंने टीम हायर की, टाइम स्पेंड किया, उनको इस लेवल तक ले गया, अब मुझे उनको चेक करना है। बस उनको चेक करने के लिए, उनके नीचे चेक करने के लिए उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक ऐसा प्रिंसिपल बताइए जिससे बड़ी बड़ी डील क्लोज कर सकता है। देखो, मैं तो एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो मेरे सामने बैठा है उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने सारी ज़िंदगी इसी पे काम किया है। मेरे पास अगर कोई टीम मेंबर आकर ये बोल देता है ना, मैम कस्टमर बस अभी पे कर देगा 2 लाख रुपए, बात कर लो, तो मेरी वो अभी बात ये नहीं होगी कि प्राइस बताओ, शुरू होगी उसकी वो करता क्या है, फैमिली में क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको सारा सुनते सुनते एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट उसकी कैसे हेल्प कर सकता है, तब मैं, और लास्ट में कस्टमर खुद बोलते धैर्य, आप किसी से भी पूछ लेना मार्केट में, व्हेन इट कम्स टू निधि अनेजा, मैं बेचती नहीं हूँ। कितना भी बड़ा क्लाइंट आप मेरे सामने ला दो, वो कस्टमर यही बोलेगा, अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज करूँगा तो निधि मैम से करूँगा, क्योंकि वो जो इमोशनल टच और वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि आई एम देयर फॉर यू आर मेकिंग देम बाय, यस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर, और जनरली मैं ये बोल रही हूँ, ये नहीं कि आपको घुमा कर बेचना है, भाई मत बेचो ना। अगर उसको नहीं चाहिए, उसकी ज़िंदगी में आपका 2 लाख का प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, कोई और ले आओ। वो कस्टमर तुम्हारा ख़राब होकर तुम्हें गाली देगा, वो तुम्हारा NPS ख़राब करेगा, वो तुम्हारी सर्विस टीम को रुलाएगा, वो तुम्हारी कोचेस को रुलाएगा, क्योंकि आप उसको वो सिखा रहे हो जो उसे सीखना ही नहीं था। दैट्स द इम्पोर्टेंस। एक चीज़ एलन मस्क की मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, जब उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम टेस्ला के शेयर में क्यों इन्वेस्ट करें, है ना, उसने बोला कि मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ। Many times I've recommended people don't invest in Tesla. दैट वाज अ क्रेजी थिंग, है ना, मतलब अगर फाउंडर ही ऐसा बोलता है कि इट्स योर विश वेदर यू वांट इट टू बी, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि फाउंडर को अपने प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए। आप सैचुरेशन के साथ कैसे डील करते हो? मतलब आपने बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया है एंड लोग बोलते हैं यार ये सैचुरेशन आ गया, ये सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया, तो आप उसके साथ कैसे काम करते हो? सैचुरेशन इन द सेंस कि जैसे बिजनेस सैचुरेट हो रहा है, हाँ, कि सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर बढ़ते चले गए और कॉस्ट पर एक्विजिशन भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं इसका एक एग्जांपल अपनी एक चीज़ से देती हूँ। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक फाउंडर को बोला कि तेरे इस प्रोडक्ट का अब सैचुरेशन आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि मैंने अपने जो उस प्रोडक्ट के जितने कस्टमर्स मैं फनल में ला सकती थी, तो प्रोडक्ट कैसे बिकता है, आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए। मुझे ये पता है कि हर महीने इस प्रोडक्ट के वेबिनार्स के साथ इतने कस्टमर्स ही आ रहे हैं, मतलब पर टीम मेंबर आप इतनी ही लीड्स दे पा रहे हो,
और आप हर महीने टीम मेंबर का टारगेट इंक्रीज कर रहे हो कि मुझे इतने कन्वर्जन, आप बोलोगे कि भैया पहले 22% कन्वर्जन था, अब मुझे 25% चाहिए। अब कन्वर्जन इंक्रीज होगा और आपका टिकट साइज़ अच्छा है तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। अब जब आपने 9 आवर्स की शिफ्ट के अंदर एक टीम मेंबर्स को 4 ऑफ्स देने के बाद उसने अपना दिन चैन सब कुछ लगा दिया, क्योंकि आपने एक मोटा इंसेंटिव उस टीम मेंबर को दिखा रखा है, और उसके बाद भी वो टीम मेंबर उस एक्स नंबर पे नहीं पहुंच पा रहा जिससे कंपनी का पैट जो है बढ़े या कुछ अच्छा रेवेन्यू आ पाए, तो भाई तुम इस प्रोडक्ट से इस लेवल तक ही जा सकते हो। एक टीम मेंबर, आप हमेशा फाउंडर यही बात बोलते हैं, मैम ये काम नहीं करे, ये काम नहीं करे। सेल्स वाला पैसे पे काम करता है। अगर आपने अपनी टीम को अपने मिशन के साथ अलाइन कर लिया, दैट मीन्स अगर आपका फाउंडर या आपका हेड अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, उसको ग्रोथ दिखा रहा है, पर्सनल लेवल पे उसके साथ खड़ा है, एंड बिलीव मी, ये बोलने की बातें नहीं दे रहे, मेरे जो रिलेशनशिप्स मार्केट में, मैं जिस कंपनी में जाती हूँ ना, वहाँ के पुरानी कंपनी के लोग छोड़कर मेरे पास आते हैं, और मैं बहुत टफ टास्क मास्टर हूँ, मतलब मेरे साथ काम करना ना हेल है, हेल। तो अगर आपने वो पर्सनल कनेक्ट अपनी टीम के साथ बना लिया तो आपको ये पता है कि ये बंदा खराब तो नहीं कर रहा है, बिकॉज आपके पास सिस्टम्स हैं, आपके पास KRAs हैं, आप देख रहे हो पूरे दिन में क्या काम करता है, वो आप देख ही रहे हो ना। डैशबोर्ड्स बताते हैं कितनी कॉल्स ली, कितने कस्टमर से मीटिंग की, वो आपके पास पूरा रिपोर्ट है, डायलर है, कॉल्स का टॉक टाइम बता रहा है आपको कि आपका एक टीम मेंबर पूरे दिन में कितना काम कर रहा है। सो अगर आपने उस टीम मेंबर को फॉर एग्जाम्पल 9 घंटे की शिफ्ट में 5 घंटे कस्टमर से बात करा ली, आपने कॉल सुनाकर देखी, हर कॉल पे कंसल्टेटिव सेलिंग कर रहा है, आपने उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर 1 लाख का, एक टेलीकॉलर या काउंसलर 30-40 हज़ार की सैलरी पे उसने 1 लाख का आपने इंसेंटिव दे दिया। अभी भाई उसके बाद भी जाकर वो आपका एक्स रेवेन्यू मीट नहीं कर पा रहा। भाई ये प्रोडक्ट के अंदर इतना ही हो सकता है, जान नहीं ले सकते टीम मेंबर्स की ना कस्टमर्स की। तो अब इसके बाद इस प्रोडक्ट से इतना ही एक्सपेक्ट करो, या तो लीड बढ़ा लो, भाई तुम 200 लीड्स दे रहे हो, 22% कन्वर्जन बोल रहे हो, या तो तुम लीड्स बढ़ा लो, है ना। लीड्स बढ़ा ली तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास एक एक्स रेवेन्यू और आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ लीड्स बढ़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये फोकस करो कि आपका सैचुरेशन पॉइंट कितने डेटा पॉइंट्स के ऊपर, कितने रेवेन्यू इन कन्वर्जन के बाद खत्म हो रहा है। सारी जान लगा ली, इंसेंटिव बांट दिया, घड़ियाँ बांट दी, आईफोन बांट दिए, नहीं जा रहा भाई, इसको यहाँ स्टॉप कर लो, या लीड बढ़ा दो, या हायर टिकट का कोई प्रोडक्ट ले आओ, तुम्हारा रेवेन्यू या जो पैट आपको ग्रीन करना है वो वहाँ से आ जाएगा। इसको मत ब्लीड होने दो। करेक्ट, बट जो सैचुरेशन होता है वो सैचुरेशन नहीं होता, मैं फील करता हूँ। हाँ। उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके चीज़ों को उसको सही कर सकते हैं, टिकट साइज इंक्रीज कर सकते हो, सर्विसेज और ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट रिवैम्प कर सकते हो। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि फाउंडर्स, जो हम जिस लेवल की डिस्कशंस कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है हर फाउंडर को जानना कि आप अपनी कंपनी में पूरा दिन टाइम लगा रहे हो, बट ये जो चीज़ें हम आज डिस्कस करें बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। ये नॉर्मली इस तरीके पॉडकास्ट में लगता कि कहीं होता है, और ये थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट है। ऑलराइट, सो टीम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट, स्ट्रेटजी या सेल्स? माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजी। सेल्स तो हो ही जाती है। सबसे पहले माइंडसेट आपका क्लियर होगा, आप अपनी टीम को अलाइन करोगे, विजन दिखाओगे, उनको पर्सनली कनेक्ट करोगे उन्हें अपने साथ, अच्छा पैसा दिखाओगे, तो आपको विजन दिखाओगे, विच इज़ गोल्स जो हैं आपके, पैसे के गोल और आपके रेवेन्यू के गोल, और उनकी ग्रोथ जर्नी कि नेक्स्ट ईयर आपके अप्रेजल पे आप कहाँ जा सकते हो, डेजिग्नेशन क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक टफ क्वेश्चन करूँ बहुत? हाँ बिल्कुल। आपके पास 60 सेकेंड है और आपको 1 करोड़ की डील क्लोज करनी है, कैसे करोगे? अगेन वही है कि मैं तो उस कस्टमर के साथ उसके पूरे बिजनेस में उसकी नहीं कर पाओगे आप, मतलब 60 सेकेंड में कैसे पेन पॉइंट आप करोगे? आप बताओ फिर। सो सबसे पहले वही चीज़ आती है कि वी नीड टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल ऑफर एंड वी नीड टू मेक देम बाय। हमने पहले ही साइकोलॉजी प्रिपेयर कर ली और उसको सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता है। अच्छा। व्हेन वील सिट टुगेदर, ओनली डिस्कशन, डू द पेमेंट, डूड विल मेक यू रिच। ठीक है, सो 60 सेकेंड में बस यही तरीका है कि हमें बेचना नहीं है, जस्ट मेक देम बाय। सो पहले सारा होमवर्क हो चुका है, सारा पहले साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है, सारा होमवर्क हो चुका है, ऑफर नो ब्रेनर बन चुका है, एंड व्हेन दे आर कमिंग देयर इज नो टॉकिंग, देयर इज अ ट्रांजैक्शन, डील क्लोज। या नाइस।
तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ धैर्य। वैसे ये फर्स्ट टाइम है जब मैं सीख रही हूँ, वरना यूजुअली मैं बोलती हूँ व्हेन इट कम्स टू सेल्स। पता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, पता है। आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन आई एम अ हार्डकोर बिजनेस ओनर, तो मैं कहा यार इस नॉलेज को कैसे निकालूं, कैसे बाहर लेके आऊँ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे चलेगा, अगर कोई पब्लिक फिगर नहीं है, दोज हु आर मेकिंग 100 करोड़ 200 करोड़ लेके आओ यार, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब इस पॉडकास्ट से कितने लोगों का भला हो जाएगा यार, कितने लोगों को 10 चीज़ें नहीं पता लग जाएंगी। तो मुझे ऐसे इंटेलेक्चुअल वाले लोग बहुत पसंद है, जिनको चीज़ों के बारे में पता है, जिन्होंने प्रैक्टिकल काम करा है। और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, क्योंकि उनको पूरा इन एंड आउट पता होता है, उन्होंने हर चीज़ करी है। सेकंड जनरेशन वाले थोड़े से आलसी होता है कि हाँ ये बिजनेस चल रहा है, प्रोसेस है, पता लग गया, लेकिन उनको उतना नहीं पता जितना फर्स्ट जनरेशन वाले को पता है। करेक्ट। निधि, आपको क्या लगता है कि सेल्स वही कर सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, या कोई भी कर सकता है, या टैलेंटेड लोग ही कर सकता है सेल्स? फिर देखो, इंटेलिजेंस तो चाहिए। ये तो मतलब मैं कह रही हूँ बहुत हाई लेवल का ना हो, लेकिन इंटेलिजेंट तो होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की वाइब्स एंड कस्टमर्स के जो सिग्नल्स हैं वो पकड़ने बहुत ज़रूरी हैं। कस्टमर आपको सिग्नल्स दिए जा रहा है कॉन्वर्जेशन में, आप बात करे जा रहे हो और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं क्लोज कर लूँगा, आपने उसका सिग्नल ही नहीं पकड़ा। तो एक लेवल का इंटेलिजेंस तो सेल्स में ज़रूरी है। सेल्स वाले वैसे इंटेलिजेंट होते हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज उनको कस्टमर्स को अच्छे से समझाना है। आपको क्या लगता है, सेल्स इज अबाउट टॉकिंग लेस और टॉकिंग मोर? डिपेंड्स ऑन द कस्टमर धैर्य। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनसे आपको कम डिस्कशन में, मतलब कम कॉन्वर्जेशन में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाता है, और कई कस्टमर्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती है। मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मेरे एक कस्टमर है, रियल एस्टेट में है, बिलियंस में मतलब पैसा है, पुश्तैनी है और कमा रहे हैं, अनपढ़ हैं, 5वीं पास हैं। अब जब मैं उनके साथ कोई डिस्कशन करती हूँ या उनको कुछ समझा रही होती हूँ, वो एक डिस्कशन 1 घंटे की जाती है, राइट? वर्सेस मैं अगर एक ऐसे बिजनेस ओनर के साथ बात कर रही हूँ जिसको सब कुछ पता है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये मेरे को कैसे हेल्प करने वाला है, तुम मुझे क्या हेल्प करने वाले हो, तुम्हारी सर्विसेज टीम क्या करेगी, हाथ तो नहीं छोड़ देगी मेरा। तो डिपेंड करता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरे को ज़्यादा बात करनी है, मेरा टॉक टाइम ज़्यादा होना चाहिए पर कॉल या कम होना चाहिए। बट एक बात तय है कि कोई भी सेल्स कॉल, व्हेन इट कम्स टू कॉल, राइट, 1 मिनट में तो ख़त्म नहीं हो सकती है। कोई ये बोले मैं तो 2 मिनट की कॉल लेता हूँ, 2 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकती हूँ यार, ठीक से हेलो आई भी नहीं कर सकती हूँ। तो टाइम चाहिए होता है। बट अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने कस्टमर के इंटेलिजेंस और उसके प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी कॉन्वर्जेशन बिल्ड करूँ, क्योंकि आपका एंड रिजल्ट ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्शन आए, वो बोले इट इज़ टू एक्सपेंसिव, तो आप क्या बोलोगे फिर मैं उसको यही समझाती हूँ धैर्य कि आपको ये एक्सपेंसिव इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ इसको भी मैच करके नहीं देखा। फिर मैं उसे क्वांटिफाई करना शुरू करती हूँ कि आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए देख रहे हैं, अगर आपने ये चीज़ आपके बिजनेस में ऐड हो गई या आपको ये चीज़ पता चल गई, तो आप इतने सारे टीम मेंबर्स को रिमूव कर सकते हो, वहाँ आप अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा है जो मनी मेकिंग मॉडल है, तो आप अभी 1 लाख रुपए लगा के पर मंथ आप 1 लाख कमाने वाले हो, तो 12 महीने का देखो आप कितना कमाने वाले हो, 12 लाख कमाने वाले। सो इट्स अ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। सो क्वांटिफाई करके कस्टमर को अगर आप स्टोरी टेलिंग करके बताओ कि उसका फ्यूचर कहाँ है ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट पे, तो कस्टमर को समझ में आता है। अब आप बोलो पिक्चर दिखनी चाहिए, आप बोलो डिस्काउंट है, ऑफर है, आज खत्म हो जाएगी, तो भाई उसको ये नहीं पता चला। हाँ, और एक और चीज़ है, पता है, जब मेरे पास ना स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन आया ना, अरे धैर्य आपका कंसल्टेशन तो बहुत महंगा है, वी कांट अफोर्ड इट, तो मैं इसका ऑब्जेक्शन का आंसर ही ढूंढता रहा, मुझे मिला ही नहीं। फिर आपने अपने प्रोडक्ट का क्वांटिफाई करके वैल्यू बताया होगा उसको। मैंने वो तो सब कैलकुलेट कर लिया था, वो तो ऑफर में क्लियर पता लग जाता है। लेकिन मैंने कहा कि यार तुम्हारी सक्सेस से महंगा है क्या? जो तुम चाहते हो उससे महंगा लग रहा है क्या? अगर है तो देन दिस इज नॉट फॉर यू। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं उनका हटा देता हूँ। मैं कहा आई थिंक दिस इज नॉट फॉर यू। फिर देन कि अगर आज आप अपनी सक्सेस में ये कर रहे हो तो आपका माइंडसेट ही नहीं हुआ है फिर, है ना। जो चीज़ अब मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो ऐसा नहीं है जैसा माथा वैसा तिलक, इट जस्ट लाइक इट फिक्स्ड।
अगर मेरे पास 100 करोड़ का भी बंदा आ रहा है ना, उसके लिए भी वो सेम चीज़ है, और जो 200 करोड़ का आ रहा है उसके लिए भी सेम है। क्योंकि कंपनी स्केल करने के लिए आपके पास एक यूनिट होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी आप स्केल कर पाओगे। क्योंकि 100 करोड़ वाले कितने लोग हैं, राइट। सो एक और मेरा सवाल है कि आपने सेल्स पिच में लोग, मतलब जो मोस्टली लोग होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, वो अपनी सेल्स पिच में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं, मतलब क्या मिस्टेक करते हैं? वो सबसे पहले कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। सर ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये प्राइजेस हैं और इसकी ये ऑफर्स चल रही हैं और ये कल ख़त्म हो जाएंगी। सेल्स कॉल ख़त्म। करेक्ट, 100% करेक्ट। क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसा उसको यही नहीं पता कि ये कस्टमर है कौन, क्या है। हाँ, उसको ये नहीं पता कि इसके लिए क्या ऑफर करना, उसको ये नहीं पता उसकी साइकोलॉजी के साथ आपको कैसे प्ले करना, उसको ये नहीं पता इसके साथ इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाना है। उसने सिर्फ उसको प्रोडक्ट बताया है और ऑफर बताई है, लेना ले, नहीं लेना ना ले। सेल्स कॉल ख़त्म, आपकी लीड बर्बाद। करेक्ट। अगर आपके पास कोई हाई टिकट प्रोडक्ट है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है, तो व्हाट यू विल डू? देखो, जैसे आपने बोला कि प्री होमवर्क तो करना ही चाहिए कि उसका कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, राइट। बैकग्राउंड पता चल गया, उसकी कंपनी का पता चल गया, उसकी कंपनी में क्या चैलेंजेस हैं, वो पता चल गया। तो आप जब उसके साथ बात करते हो तो एक फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें आप कस्टमर की प्लेट में वो चीज़ें सारी बताते हो जो वो सुनना चाहता है, जो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं। तभी जाकर कस्टमर का इंटेंट क्लियर होता है। आप महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, सस्ते से सस्ता भी बेच सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। आपने सिर्फ उसको नेल करना है। कस्टमर चाहता है कि कोई उसे सुने। देखो ना, बिजनेसमैन को हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं करता कि उसकी लाइफ में जो दिन रात प्रॉब्लम चलती है कि मैं सारा दिन बिजनेस कर रहा हूँ, सारा दिन टीम से बात कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, 16 घंटे काम कर रहा हूँ, उसको कोई ये बताता ही नहीं है कि तेरी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना रिजॉल्व हो जाएंगी अगर तू इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें ले ले। जो तेरे बिजनेस में तू इम्प्लीमेंट करता जाएगा, तेरी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाएगी। एक्चुअली ना कन्विक्शन भी नहीं होता, सेल्स वाले का कन्विक्शन अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे वीपीज भी देखे हैं, वो मैनकॉम्स में ही नहीं बोल पाते, अपने बारे में नहीं बोल पाते। तो आप ये सोचो कि वे 10 लाख के प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को कैसे अच्छा, आज की डेट में टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया, आज की डेट में कस्टमर सबसे पहले ये पूछता है कि आपका कोई कस्टमर है मेरी इंडस्ट्री से जिसने ये परचेज किया है आपसे, करेक्ट, मुझे उसका फीडबैक दो। तो अगर आप अपने टेस्टिमोनियल्स वाले कस्टमर जो आपके एडवोकेट्स हैं, आप उनका अगर एक बिल्ड करते जा रहे हो ना, तो वो कस्टमर्स आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। We are doing that. बहुत काम करने वाले हैं। मैं जब अपनी लास्ट कंपनी में थी जहाँ पर काम करती थी, मेरे पास इतने कस्टमर्स थे जो छूटते ये बोलते थे कि निधि मैम ने ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया था मेरे बिजनेस के हिसाब से, मुझे अपने बिजनेस में ये चीज़ों में फ़ायदा मिला है और अभी मैं खुद ही टाइम नहीं दे पा रहा या मैं कम टाइम दे रहा हूँ और अभी मैं सीख रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। वो बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो आप टीम मेंबर्स को दे दो। सबसे बेस्ट पार्ट भी ये कि वो आपके बेस्ट प्रमोटर्स रहते हैं। हाँ, वो आपके एडवोकेट्स हैं, बट आप दे दो, आप सेल्स टीम को दे दो कि देखो ये 10 कस्टमर्स हैं, आपका कोई कस्टमर बात करना चाहे जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, आप ये टेस्टिमोनियल्स भेज देना। नहीं भेजते धैर्य, नहीं भेजते, बिकॉज उनकी साइकी में ये कॉल लेनी है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना। जो अच्छे सेल्समैन हैं, आप देखना, जो मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू कर रहे हैं, अच्छे इंसेंटिव्स कमा रहे हैं, वो हमेशा कंसल्टेटिव सेलिंग करके अपने पूरी इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस जो है कस्टमर्स की सेव करके रखते हैं। जहाँ कस्टमर कुछ बोलता है उसको फटाफट टेस्टिमोनियल भेज देते हैं। सर आप हमारा लिंक्डइन देखिए, सर आप हमारा गूगल देखिए, सर मैं आपके जैसे 4 कस्टमर भेज रहा हूँ, आप इनसे बात करना चाहेंगे, लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, मेरे थ्रू मत कीजिए। आप उनको बोलिए कि मैंने ये कोर्स परचेज किया था और आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ। आप तो जानते हैं लिंक्डइन पे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, आप देखिएगा हमारा। तो ये ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आप कस्टमर को बोल रहे हो, जाओ हमारा लिंक्डइन देखो, जाओ हमारी गूगल रेटिंग देखो, जाओ हमारे कस्टमर से बात करो। तो वो करने बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में हर किसी को कुछ भी खरीदने से पहले ट्रस्ट चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या हेल्प करने वाला है। दैट्स इम्पोर्टेंट। 10,000 की सेल्स करने में और 1 करोड़ की सेल्स करने में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? देखो, 10,000 रुपये की सेल करने के लिए जो कस्टमर है ना हमारे पास, वो उसका एक तो वो बहुत कम होगा, पेइंग कैपेसिटी बहुत कम होगी, राइट। तो आपको उसके हिसाब से ही डील करना है कि वो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। 10,000 रुपये भी वो कैसे मैनेज करेगा। 1 करोड़ वाले की ना
प्रॉब्लम्स, अगर आपने सही फनलिंग किया, जैसे आपने बताया हमारे फिल्टर्स हैं, अगर आपकी टीम के पास एक सही कस्टमर आया है जिसके आपने सारे फिल्टर्स लगाए हैं कि इसकी 1 करोड़ की पेइंग कैपेसिटी है, तो आप उसके साथ इंगेजमेंट बिल्ड करके उसकी प्रॉब्लम्स जान के 1 करोड़ का प्रोडक्ट उसको कैसे हेल्प करेगा आप कर सकते हो। बट अगेन नो गारंटी, क्योंकि 1 करोड़ वाला कस्टमर फनल में आने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि परचेज करेगा, ज़रूरी नहीं है। देखो अगर होता तो सबका 100% कन्वर्जन होता। काफ़ी कस्टमर्स ऐसे हैं, पेइंग कैपेसिटी है, पे भी करना चाहते हैं, माइंड सेट रेडी नहीं है, माइंड डर जाते हैं वो। वहाँ उन्हें कंटेंट भेजो। मैं हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ, नर्चरिंग इज इम्पोर्टेंट। जिस कस्टमर ने तुम्हें मना किया ना, कुछ मत करो, उसे दोबारा कॉल मत करो, उसको कंटेंट भेजो, उसको बार बार आप अपनी अच्छी अचीवमेंट्स, जो जैसे कस्टमर्स हमारे लिए अच्छा बोलते हैं, लिंक्डइन पे हमारे लिए कुछ आता है, गूगल पे हमारी रेटिंग्स, कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, आपको साइलेंट उसको माइंड प्रिपेयर करना, उसका माइंडसेट रेडी करना, बेचते रहो, कंटेंट मार्केटिंग करते रहो। कस्टमर थोड़े दिन बाद जब दोबारा आपको कॉल करेगा या आपकी कनेक्ट हो 15 दिन बाद, वो खुद बोलेगा हाँ निधि जी बताओ, मैंने आपका वो वाला कंटेंट देखा था, अच्छा बताओ ये वाले का क्या प्राइस चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट मार्केटिंग तो मस्ट है, धैर्य मस्ट है। करेक्ट। कोल्ड कस्टमर्स को कन्वर्ट करने के लिए, जी। क्योंकि वो लेना चाहते हैं बट माइंडसेट रेडी नहीं है उनका, इसलिए हमने ना काफ़ी सारी चीज़ों की ऑटोमेशन बनाया है और वो सारा वीडियो की फॉर्म में हम भेजते हैं। कंटेंट मार्केटिंग और ऐसे ऐसे कस्टमर आता है, हमने आपको 5 साल पहले देखा था, हमने आपको 4 साल पहले देखा था। वो कंटेंट ना ऐसा काम करता है, नर्चरिंग, इतने पुराने कस्टमर में आते हैं, तो फिर लगता है कि देख के यार ये सही स्टेप है। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड कस्टमर्स को आप देखना, यूजुअली अगर आप अपना भी ट्रेंड चेक करोगे, कभी देखना आपने जिन कस्टमर्स पे कंटेंट मार्केटिंग की है, जिनको वीडियोस ऑटोमेटिकली जा रही है, कंटेंट ऑटोमेटिकली जा रहा है, आप देखना उनका कन्वर्जन आपके नॉर्मल कैक जो आपने नॉर्मल पैड जो किया है उसमें 10% बढ़ के आ रहा होगा। अगर आप उनको बकेट में डाल दो कि ये मेरे कोल्ड कस्टमर्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मे, आप देखना अगर जून मंथ में उनकी कंटेंट मार्केटिंग हुई है ना, मे में वो आपका मे का कन्वर्जन ऐड कर देंगे, उनका वहाँ पे कन्वर्जन बढ़ा हुआ नजर आएगा। वो कोल्ड कस्टमर हॉट में मार्क हो चुके होंगे। आप ऐसी कोई 3 स्ट्रैटेजी बताइए लोगों को, जितनी भी ऑडियंस हमारी देख रही है, कि वो आराम से हाई टिकट डील क्लोज कर सके। 3 स्ट्रैटेजी जो आपकी रहेंगी, जो आपकी मेन है। हाँ, होमवर्क, कस्टमर का होमवर्क, उसका बिजनेस क्या है, हाँ। कस्टमर को रीड करो, पूरा होमवर्क करके जाओ, ठीक है। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, कि आपके प्रोडक्ट की क्या ऑफरिंग है, आपका प्रोडक्ट उसको कैसे हेल्प करने वाला है। तीसरा, आपको स्टोरी टेलर होना चाहिए। करेक्ट। बस ये 3 चीज़ें करनी है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो अभी हम 10,000 वाला और 1 करोड़ वाला कर रहे थे ना, तो मैंने ना उसमें एक चीज़ देखी है, 2 तरह के बायर्स होते हैं, एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है इनएक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बायर आर लाइक मोर एनालिटिकल, मोर एजुकेटेड। वो कहेगा तेरे मेरे बिजनेस में लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो। मैं बोलूँगा ठीक है 10 लाख रुपए लूँगा, वो कहेगा ये ले पकड़ काम चालू कर। एक होता है इनएक्सपीरियंस बायर जो 10,000 वाले हैं, वो आएंगे आके देखेंगे, बोलेंगे धैर्य यार मेरे बिजनेस में ना लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो। क्या गारंटी है मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या गारंटी है कि मैं इससे आगे बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दीज आर इनएक्सपीरियंस बायर। पर मैंने इनको भी टैकल करना सीख लिया और मैंने कहा ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है इनके साथ भी। सो इनको ना थोड़ा सा पुश करना होता है, ये ऐसे कन्वर्ट होते ही नहीं, इनको पुश करना पड़ता थोड़ा सा। तो ये चीज़ मैंने जानी। So when it comes to push means you are saying frequent calls and content marketing? उनको बहुत समझाना पड़ता है। जैसे जो एक्सपीरियंस बायर है, ही इज़ लाइक एजुकेटेड, एनालिटिकल, वो आपसे बात भी वैसी करेगा। अच्छा धैर्य तो जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो धैर्य पैट कितना है, कॉस्ट पर एक्विजिशन लीड, यू नो एवरीथिंग, यू नो द ड्रिल, ठीक है। आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे धैर्य मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड हियर इज द मनी। उनको कुछ पता ही नहीं होता, दे आर लाइक इनएक्सपीरियंस्ड, तो उनको कैक नहीं पता होगा क्या होता है। उनको पुश की भी ज़रूरत होती है कि यार उनको बताना पड़ता है भाई कर ले, इससे तेरा भला हो जाएगा, यही चीज़ है। उनको दिख भी जाएगा ना, उसके बाद भी वो डरेंगे कि इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। सो ये हमारी उस वाली प्रॉब्लम का आंसर है कि कितना टाइम किस कस्टमर के साथ स्पेंड करना चाहिए। हाँ, 10,000 and 1 करोड़। यस, 10,000 वाले के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड, 1 करोड़ वाले के साथ कम लगेगा। एंड लोग इस बात को मानते नहीं है, पता है। जब मैं 2,000 का प्रोडक्ट बेच रहा था और जब मैं 12 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा था, टाइम आधा, मतलब अगर मैं 12 लाख का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ आधे घंटे के अंदर सेल्स, लेकिन वहीं पे अगर मैं 10,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 1 घंटे 2 घंटे जाते थे। पर मैंने उससे सीखा है कि यार कैसे एक्सपीरियंस, मतलब ज़्यादा बड़ी सेल्स करना आसान है, छोटी सेल्स करना मुश्किल है। और लोग इससे कहेंगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो 1 लाख, वो माइंडसेट वाली बातें होती है।
माइंडसेट है बस, और अगर कुछ आपका माइंडसेट स्ट्रांग है भाई, कुछ भी बेच सकते हो, कितने का भी बेच सकते हो। अमेजोन पे गोबर बिक रहा है, देखा था मैंने, काऊ एक डंग बिक दिन, रहा है, हाँ बिक रहा है। एंड एक्चुअली मेरा दोस्त ही बेचता है। यू वॉन्ट बिलीव 80 लाख प्रॉफिट है उसका, वाओ, गाय का गोबर बेच के अमेजोन के ऊपर। अमेजिंग यार। वो नंबर्स मैंने उसके रियल में नहीं देखे, लेकिन उसने मुझे बताया कि धैर्य मेरा इस 80 लाख का प्रॉफिट है। गोबर ही तो है यार, दिमाग ला के बेच दिया उसने, ठीक है, अमेजोन सेलर बन के बेच दिया उसने। सो दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग। कुछ भी चीज़ बिक सकती है, आप पे बेचना आना चाहिए बस। माइंडसेट का है, एक बार आप अपना माइंडसेट ट्रेन कर लो तो हो जाएगा। अगर आपको कोई बेस्ट परफॉर्मिंग इंसान बनाना है, उसके पीछे आप क्या साइकोलॉजी यूज़ करते हो? देखो, मैं बेस्ट परफॉर्मिंग इंसान उसको बनाती हूँ जिसका मुझे समझ में आता है कि इसको कुछ करना है लाइफ में। आप मुझे बोलो निधि से परफॉर्मर बना दे, मैं ज़रूर बनाऊँगी, बट उसको बनाऊँगी जो परफॉर्मर बनना चाहता है। मेरा फाउंडर बोल दे आप अपनी पूरी टीम को परफॉर्मिंग टीम बना दो, मुझे साफ मना कर दूँगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं सबको बना ही नहीं सकती। हर इंसान अपनी डेस्टिनी खुद तय करता है। तो मैं सबसे पहले जो मेरे साथ काम करते हैं, चाहे वो जूनियर मोस्ट टीम मेंबर्स हों, मैं सबसे पहले उनका माइंडसेट ट्रीट करती हूँ। मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। आप इस कंपनी में क्यों आए हो? आप ये सैलरी से सेटिस्फाइड हो? आपके घर में फाइनेंशियली कितने लोग स्टेबल हैं? उससे मुझे ये पता चलता है कि सिर्फ पैसे की कितनी भूख है। करेक्ट। और जिसको भूख होती है काम वही वो करता है। काम करता है। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि अगले नेक्स्ट ईयर तक आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? तो कुछ बोलते हैं मैम जहाँ पहुँच जाएं, जैसे कंपनी चाहे। कुछ बोलते हैं मुझे इस लेवल पे पहुँचना है। मैम मैंने अपने लास्ट कंपनी में टीएल देखा था, मुझे इस पे पहुँचना है। ये भी ना अगर कोई बता पाए ना, बस उससे ये पूछो कि तू अपनी ज़िंदगी में इस 1 साल में कितनी सैलरी पे पहुँचना चाहता है। आपको वो बताएगा कि वो बंदा पैसा सोच के बैठा हुआ है, आपको बस उससे काम कराना है। वो राइट कस्टमर है, वो राइट आपका एम्प्लॉई है, उसको पकड़ो, फिर उसको पूरा ट्रेन करो। बट मैं फिर बोल रही हूँ कि धैर्य, आपकी टीम आपके साथ दिल से कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी आप काम करवा सकते हो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मेरे जितने भी मेरे पुराने टीम मेंबर्स हैं मेरे साथ, मेरे बैंक में जितने पैसे हैं 2 लाख 2.5 लाख तक मैं उन्हें दे देती हूँ। पर मेरा पूरा बैंक बैलेंस ओपन है, ऑनेस्टली बोलो उनके लिए। उनको पता है कि अगर हमें फाइनेंशियली कहीं प्रॉब्लम है तो निधि मैम को एक आवाज़ देनी है, एंड दैट इज़ नॉट थ्रू कंपनी कि मैं कंपनी के पे चेक से दे रही हूँ, दैट्स माई पर्सनल। तो ना काफ़ी सारी जैसे एक एम्प्लॉय है, उसकी बेटी का बर्थडे 31 को ही आता है और वो क्लोजिंग में बिजी होती है, तो उसकी डॉटर को उसके घर पहुँचने से पहले मेरी तरफ से एक ड्रेस और एक केक पहुँच चुका होता है। तो डॉटर खुश होती है कि मम्मा नहीं आई बट मेरी ड्रेस आ गई, और उसको ये नहीं पता होता है ड्रेस किसी और ने भेजी है, बट वो इंजॉय कर रही है अपना गिफ्ट। तो इमोशनल कनेक्ट से ना बहुत डिफरेंस पड़ता है। पर मैं ऐसी नहीं थी। मेरा एट्रिशन रेट अगर आप इंडस्ट्री में सुनोगे ना, मतलब सब यही बोलते थे कि भाई तू बस फाड़ है, एट्रिशन कंट्रोल कर ले, एट्रिशन कंट्रोल कर दे। मैं कहती थी काम ही नहीं करते ये लोग, इनका माइंडसेट ही नहीं है। धीरे धीरे ये एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि लोग आएंगे और जाएंगे, टिक कौन रहा है? टिक वो रहा है जिस पे आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि उसको आप पे ये बिलीव है कि इसके रहते हुए मेरी सैलरी टाइम पे आएगी, मेरे अप्रेजल्स अच्छे होंगे, इंसेंटिव्स अच्छे मिलेंगे, फिर भी छोड़ के क्यों जाते हैं हमें? हमने इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ ही नहीं की, हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। तो परफॉर्मर बनाने के लिए प्लीज़ पहले ये सारे चेक्स ज़रूर करना, और उसके बाद इमोशनल। एक सवाल पूछूं आपसे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट यू मेड इन अ मंथ? मैक्सिमम इन अ मंथ? टोटल मतलब मैक्सिमम कितना आज तक आपने हिट किया है? माय सैलरी और वो सब बोल रहे हो? सब कुछ, मतलब जो भी कमीशंस इंक्लूडिंग। 10 लाख। वाओ, क्रेजी नंबर। ओके, अगर कोई स्केल करना चाहता है, फास्ट स्केल करना चाहता है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? चाहे वो फाउंडर हो गया, चाहे वो टीम में हो गया, या कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? फास्ट स्केल इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, टीम बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट। देखो, तो फिर तो आपको अपना जो हम क्वार्टर का लेके चलते हैं कि हम एक क्वार्टर में पहले रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद आगे जाएंगे, आप फिर उसको 15 डेज का कर लो। लोग लाए, 15 दिन तक उनको काम दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, 15 दिन में रिव्यू किया, फिर 15 दिन के अंदर फिर लोग लगाए। कभी भी रेवेन्यू जो है ना,
एकदम से ग्रो नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रही हूँ, पहले आपको टीम्स लानी पड़ेंगी, सेट करनी पड़ेंगी, प्रोसेसेस सेट करने पड़ेंगे, कस्टमर एक्वायर करने पड़ेंगे, उनको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, फिर जाके आपकी ग्रोथ आनी शुरू होती है। और एक बार आ गई ना, एक बार आ गई, आपने एक पैटर्न, आपने एक ट्रेंड, जैसे आप डेटा पे बात करें, ऐसे आई एम वेरी वेरी मच डेटा ओरिएंटेड। आप अपना एक क्वार्टर का अपना रेवेन्यू एंड पर पर्सन प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट देख लो, उसके बाद आप अपने आप जंप ले सकते हो। बट आपको वो एक क्वार्टर का समझ आना ज़रूरी है कि मुझे चाहिए क्या था और मुझे मिला क्या है। फिर आप जंप ले सकते हो, लेना भी है या नहीं, मेरे को 10% 20% करके जंप लेना है, मुझे सीधा 50% लेना है, वो डिपेंड करता है आपका डेटा ट्रेंड क्या कह रहा है। राइट। मैं एक बार ऑडियंस से कुछ बोल दूँ। हाँ, आई थिंक हमारा कन्वर्जेशन बहुत फ्रूटफुल है, ज़्यादातर बिजनेस ओनर ही देखेंगे क्योंकि उनको ही समझ में आने वाला है। सो मैं निधि को दोबारा शो पे बुलाने वाला हूँ 2.0 पे। आपका जो भी कमेंट हो ना नीचे लिख देना, निधि रिप्लाई करेगी, मैं भी रिप्लाई करूँगा, और ज़्यादा कमेंट करना जिससे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी कवर कर सके। राइट। सो निधि, मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन करने में बहुत मज़ा आया, और हमारा टाइम कब में निकल गया मुझे भी नहीं पता चला। हाँ, मुझे भी नहीं, मैं यही पूछ रही थी टाइम कितना हुआ, पता ही नहीं चला। मुझे भी नहीं पता लगा। सो कोई आखिरी नोट अभी आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े फाउंडर्स के साथ काम किया है, बट धैर्य के साथ। आप मेरा कोई भी पॉडकास्ट देख लेना, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, बट मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे जितने टफ क्वेश्चंस दे सकते थे वो धैर्य ने दिए हैं। राइट। और सच में वही आंसर्स मिले हैं जो मैंने एक एजेंट लेवल से लेकर एक CEO तक की जर्नी में कवर किए हैं। सारे प्रैक्टिकल हैं। अगर आपको लगे कि मेरे को दोबारा आना है तो आप प्लीज़ इनके पॉडकास्ट में कमेंट्स कीजिए, हम दोबारा करेंगे। थैंक यू सो मच निधि, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल कन्वर्सेशन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोबारा करेंगे। श्योर, बहुत मज़ा आया मेरे को, सच में बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आप एक और बिजनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कि 100 करोड़ कैसे बनाना है, देन यहाँ पे क्लिक करो अभी के अभी जाके इस पॉडकास्ट को देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।